Hello students, welcome to Vyas Education. We are ready with our paper 2 questions. So let us see the first question. We have a large square container. The container, we can see the top view of the container. Thin transparent vertical walls and filled with water. Refractive index is 4/3. Is kept on horizontal table. A student holds a thin straight vertical wire. यहाँ पर एक वर्टिकल वायर को होल्ड किया हुआ है इनसाइड द वाटर 12 सेंटीमीटर फ्रॉम वन ऑफ इट्स कॉर्नर्स, एक कॉर्नर से 12 सेंटीमीटर के अंदर पर. अनदर स्टूडेंट सीज द टू इमेजेस ऑफ द वायर. एक स्टूडेंट यहाँ पर है जो इस ऑब्जेक्ट के दो इमेज देख रहा है. लोकेटेड सिमेट्रिकली ऑन ईच साइड ऑफ द लाइन ऑफ साइट एज शोन. द सेपरेशन बिटवीन द इमेजेस कितना होगा ये पता लगाना है. तो यहाँ पर अब हमें इमेज ड्रॉ करने के लिए किसी एक साइड से हम इमेज ड्रॉ करेंगे. तो यहाँ पर एक लाइट रे तो ये कंसीडर कर लें, यहाँ पर एक लाइट रे, और दूसरे इससे स्मॉल एंगल पर एक साइड में कंसीडर करें. इनके डेविएशन से एक इमेज बनेगा एक साइड में, उसी तरह से दूसरे साइड से भी ऐसे ही इमेज बनेगा. हम एक का कैलकुलेट कर ले तो जिससे हमें दोनों की वैल्यू मिल जाएगी. ये जो एंगल है स्क्वायर चूंकि है तो इस एंगल को मैं अगर अल्फ़ा कहूँ तो दैट अल्फ़ा इज इक्वल टू 45 डिग्री. ठीक है, और ये दोनों साइड एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर हैं. तो ये अगर रिफ्रैक्टिंग प्लेन है तो ये इसका नॉर्मल हो जाएगा. ठीक है, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है. तो अब हम इस डायग्राम को थोड़ा और क्लियरली नेक्स्ट पेज पे देखें. तो यहाँ पर मैं इस पार्ट को ड्रॉ कर रहा हूँ. ये रिफ्रैक्टिंग प्लेन है और ये नॉर्मल है. यहाँ पर ऑब्जेक्ट है जिससे एक लाइट रे ये आ रही है जो नॉर्मल के साथ कुछ एंगल अल्फ़ा दैट इज़ इक्वल टू 45 डिग्री कर रही है. और दूसरी हमने और एक रे कंसिडर की है अल्फ़ा प्लस डी अल्फ़ा जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है. तो ये डी अल्फ़ा है. अब इस प्लेन से चूंकि ये नॉर्मल है, लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेगी, ये कुछ यूँ बेंड करेगी. इस एंगल को मैं थीटा कह रहा हूँ. दूसरी रे भी कुछ बेंड करेगी. ये ऑब्जेक्ट है. इन दोनों रेज को मैं अगर बैक ट्रेस करता हूँ तो यहाँ पर कुछ इमेज बनेगा. ये वन साइड में, ऐसी दूसरी तरफ भी बनेगा. इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को मैं d/2 कह रहा हूँ. तो एक इमेज की डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से d/2, दूसरे की भी d/2, तो टोटल डिस्टेंस जो होगा वो d होगा. तो ये जो इमेज अब बना है ये एंगल थीटा. यहाँ से अब हम इस एंगल को थोड़ा और क्लियरली देखें. ये पर्टिकुलर एंगल अल्फ़ा है, ये एंगल अल्फ़ा है तो ये अल्फ़ा होगा, और ये एंगल थीटा माइनस अल्फ़ा होगा. ये एंगल जो है दैट इज थीटा माइनस अल्फ़ा. तो ये थीटा माइनस अल्फ़ा है. तो ये वाला एंगल जो यहाँ पर है दिस इज ऑल्सो थीटा माइनस अल्फ़ा. ये पर्टिकुलर डिस्टेंस ये 12 सेंटीमीटर गिवन है. तो यहाँ से हम लिखें ये d/2 की जो वैल्यू होगी d/2 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फ़ा है. या दो इमेजेस के बीच में जो डिस्टेंस होगी d दैट इज 24 सेंटीमीटर साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फ़ा है. अब थीटा और अल्फ़ा में क्या रिलेशन है ये देख ले. लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है तो स्नेल्स लॉ अप्लाई करें. 4/3 साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा है. और साइन अल्फ़ा की वैल्यू चूँकि 45 डिग्री है तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2√2/3. और इसी से हमें कॉस थीटा भी चाहिए होगा, वो भी कैलकुलेट कर लें. कॉस थीटा इज 1/3. तो यहाँ से अब d की वैल्यू हम फाइंड आउट करें. दिस इज इक्वल टू 24. इसे लिख सकते हैं साइन थीटा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस थीटा साइन अल्फ़ा.
चूँकि अल्फ़ा 45 डिग्री है तो उसकी वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो 24/√2, साइन थीटा की वैल्यू 2√2/3, कॉस थीटा की वैल्यू है 1/3। तो यहाँ से ये जो वैल्यू आ गई 8/4√2 इंटू 2√2 - 1, यानी दिस इज इक्वल टू 16 - 4√2। 4√2 इज 5.6 से थोड़ा ज़्यादा, अप्रॉक्सीमेटली हम उसे अगर 6 मान लें तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी अबाउट 10 सेंटीमीटर। तो जो दो इमेज बनेंगे उसकी वजह से उनमें सेपरेशन जो आएगा इमेज के बीच में दैट इज़ अबाउट 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर से थोड़ा ज़्यादा है पर राउंड ऑफ करने पर ये 10 सेंटीमीटर है। पर यह क्वेश्चन अगर सिंगल डिजिट के फॉर्म में आईआईटी ने पूछा है तो क्वेश्चन में थोड़ी एम्बिग्विटी है, उसके अकॉर्डिंग अब क्या बताएंगे वो दैट वी डोंट नो, लेकिन इसके अकॉर्डिंग इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली राउंड ऑफ करने के बाद 10 सेंटीमीटर आता। देखिए क्या सवाल था, A train with cross-sectional area ST is moving with speed VT inside a long tunnel। दूसरा सवाल था पेपर 2 का, जेईई एडवांस 2020 का। ऐसा बोला गया कि एक ट्रेन है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है ST और वो जो मूव कर रहा है VT स्पीड से मूव कर रहा है एक टनल के अंदर, मतलब एक टनल है उसके अंदर वो VT स्पीड से मूव कर रहा है। Assume that all in air densities rho in front of the train flows back between its sides of the wall of the tunnel। मतलब सिचुएशन पता है कैसी है, सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मान लो कि कोई टनल है, इस प्रकार आप समझो कि कोई टनल है, उस टनल में से ये ट्रेन ऐसे मूव कर रही है। तो जब ये ट्रेन ऐसे मूव कर रही है तो इसका जो ट्रेन का क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ST दे रखा है और टनल का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो दे रखा है 4ST। ठीक है क्या? अब जैसे ये VT रफ्तार से आगे जा रही है तो ये क्या करेगी, आगे की हवा पे प्रेशर लगाएगी तो वो हवा एयर का जो फ्लो है वो पीछे जाने लगेगा। इस प्रकार से बोल रहा है कि जो एयर का फ्लो है, एयर का फ्लो पता है कैसे हो जाएगा, एयर का फ्लो कुछ हो जाएगा इस प्रकार से, ऐसा कुछ एयर का फ्लो बन जाएगा, है ना। इस प्रकार से क्या कौन जाने लगेगी, एयर इस हिसाब से बहने लगेगी। क्लियर है? ओके। फ्लोज बैक बिटवीन इट्स साइड, मतलब जो साइड में से जगह बची है टनल के बीच में से, वहां से एयर पीछे की दिशा में फ्लो करने लग जाएगी। ऑल्सो द एयर फ्लो विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेन इज स्टडी एंड लैमिनर। टेक द एम्बिएंट प्रेशर दैट इज इनसाइड द ट्रेन टू बी P0। के अंदर का प्रेशर लेना है P0। इफ द प्रेशर इन द रीजन बिटवीन द साइड ऑफ द ट्रेन एंड द टनल, ये जो प्रेशर है वो कितना है, P दे रखा है और ये P0 दे रखा है। तो P0 माइनस P हमको निकालना है, वो कुछ इस फैक्टर का आएगा जहां पे हमको n का वैल्यू बताना है। ये मेरा सवाल था पहली बात। अच्छा सवाल, किसका सवाल, फ्लूइड मैकेनिक्स का सवाल है। फ्लूइड का सवाल है, आपने ऐसे सवाल किया होगा, आपको पता होगा कि जैसे मान लो कोई बाल्टी है, उसमें पानी भरा हुआ है, बाल्टी में क्या भरा हुआ है, पानी। यहां पे मैंने एक टुकड़ा रख दिया, अब उस टुकड़े को अगर मैं इधर वेलोसिटी से लेके जाऊंगा तो ये पानी बाहर निकलेगा, हाँ क्या ना। या फिर आप ऐसे समझो कि मान लो कि इस फ्लूइड के अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है क्या। अब यहां पे इस टुकड़े को नीचे लेके जा रहे हैं तो पानी का फ्लो किधर जाएगा, ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, कुछ कुछ वही कहानी है कि जैसे ही ये ट्रेन आगे जाएगी एयर का फ्लो किधर जाएगा, पीछे की दिशा में जाने लगेगा। एक बात तो तय है यार कि जितनी इस टनल में से एयर घुसी होगी निकलेगी भी उतनी ही, और यहां से पास भी उतनी ही करेगी, सिंपल सी कहानी, हाँ क्या ना। तो अगर जैसे मान लो यहां से 4ST एरिया से, मतलब 4ST के क्रॉस सेक्शनल एरिया से एयर घुसी थी, तो ऐसा थोड़ी है कि इन दोनों के बीच में से कम ज्यादा एयर निकल जाएगी, उतनी ही निकलेगी ना भाई, हाँ क्या ना। तो मास पर सेकेंड और वॉल्यूम पर सेकेंड क्या होगा, दोनों का सेम रहेगा। तो क्या लगा सकता हूं मैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। कैसे लगाते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, देखते हैं इस सवाल को। देखिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा सकते हैं हम, कैसे लगा सकते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, देखिए कुल मिला के इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कब लगाते हैं, आप ऐसे समझो कि कभी भी दो सरफेसेस दे रखे हो, जैसे मान लो ये बड़ी सरफेस है, ये छोटी सरफेस है, इस प्रकार की कुछ कहानी है ना। यहां का एरिया A1 है, यहां का एरिया A2 है, यहां से फ्लो कर रहा है V1 से, यहां से फ्लो कर रहा है V2 से,
फ्लूइड है या एयर है या जो भी है, इस टाइप का कुछ शेप। तो मैं ये कह रहा हूं कि जितना इधर से एंटर करेगा उतना ही तो बाहर से निकलेगा, ज्यादा थोड़ी निकल जाएगा, ऐसा थोड़ी कि कम निकलेगा, उतना ही निकलेगा। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मेरा क्या बोलता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वो ये बोलता है कि A1 V1 जो है वो A2 V2 के बराबर होगा। A इज द एरिया, V इज द वेलोसिटी, जिस रेट से वो फ्लो कर रहा है। ठीक है क्या, फ्लूइड जा रहा है, इसको बोला जाता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। क्लियर है? पहली बात तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती क्या, लगाते कैसे। अब देखो यहां पे कैसे लगा सकते। यहां की मेरी जो सिचुएशन है वो कुछ ऐसी सिचुएशन है कि ये मेरा सरफेस है और ये मेरी ट्रेन है। ठीक है क्या, ये जो लेंथ है वो st है और ये लेंथ कितनी है 4st। तो पहले जो एयर थी मेरी, वो एयर जो है वो पास कर रही थी ऐसे, देखो तो वो इतने एरिया में से पास हो रही थी पहले एयर, फिर ट्रेन बीच में आ गई तो बाकी बचे हुए एरिया में से पास होने लगी। तो A1 V1 बराबर A2 V2 अगर मैं लगाऊं तो पहले का एरिया था मेरा 4st, वेलोसिटी Vt, जितने से वो पास होगी उसके रिलेटिव एयर कितने से पास होगी, पीछे Vt से ही जाएगी। A1 V1 A2 V2, A2 कितना बचेगा भाई, इसका 4 है इसका st है, तो बचा हुआ कितना हुआ, द रिमेनिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 3Vt। तो रिमेनिंग एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया बिटवीन टनल एंड ट्रेन कितना बचेगा, वो 4st माइनस st दैट इज 3st। कितना एरिया बच गया 3st, तो ये हो गया 3st इंटू v। तो इस v का वैल्यू आ जाएगा 4/3 इंटू Vt के बराबर। ये आ गई पहली इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से। कहां से आई ये इक्वेशन मेरी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से आई है। A1 V1 बराबर V2 से। बहुत अच्छे। अभी भी लेकिन मुझे प्रेशर का कुछ पता लगा नहीं, तो प्रेशर कहां से निकालेंगे। देखो एक और चीज मुझे आती है, और वो मुझे क्या पता है कि अगर मुझे प्रेशर निकालना है तो मुझे कहीं ना कहीं इसका प्रेशर और उसका प्रेशर, मतलब यहाँ का प्रेशर मान लो P0 है और यहाँ का प्रेशर P है। एम्बिएंट प्रेशर भी पहले कितना था, P0 था, बाद में कितना हो गया P। तो इनका कुछ ना कुछ मुझे डिफरेंस लिखना है, और ये जो प्रेशर का डिफरेंस है मैं तभी लिख पाऊंगा जब मैं बर्नौली लगाऊंगा। बर्नौली इक्वेशन में क्या होता है, बर्नौली इक्वेशन बेसिकली फ्लूइड में एनर्जी कंजर्वेशन को दिखाता है, जिसमें हमारा वेलोसिटी और प्रेशर दोनों से कोरिलेशन आ जाता है। तो वहां से मैं इस इक्वेशन को उधर मर्ज कर दूंगा। ये मेरा थॉट है बेसिक पहले तो। अब मैं आपको पहले बर्नौली बताता हूं कि बर्नौली है क्या। इसे आपने आई होप लिख लिया होगा, मैं बर्नौली बता दूं। बर्नौलीज प्रिंसिपल या बर्नौलीज इक्वेशन क्या होता है। अब ऐसे समझो कि मान लो यहां से कोई फ्लूइड एंटर कर रहा है और इधर से निकल रहा है, ठीक है क्या, इधर से और यहां से एंटर कर रहा है। ये मेरा ग्राउंड है, ये जो हाइट है वो मान लो h1 है और यहां पर फ्लो v1 है, ठीक है क्या। क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लो a है, यहां पर फ्लो जो है वो v2 है, ये हाइट जो है वो h2 है, ठीक है क्या। तो बर्नौली प्रिंसिपल बेसिकली क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो v स्क्वायर, ये जो होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब जितना इधर रहेगा उतना ही इधर रहेगा। अगर इस वाली की टर्म्स की मैं बात करूं तो क्या लगेगा बर्नौली के हिसाब से, P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो जी रो V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। दिस इज द एग्जैक्ट बर्नौली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है क्या। मान लो इस तरह से ये फ्लो कर रहा है, तो P प्लस दिस बराबर क्या होता है, कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड बर्नौलीज प्रिंसिपल, ठीक है क्या। तो यहां पर हम बर्नौली लगाएंगे, बर्नौली लगाएंगे तो क्या लिखूंगा, देखो बर्नौली लगाते हैं
अब यहाँ पर सेम लेवल पे हो रहा है ना काम, सेम हाइट पर हो रहा है, तो हाइट का वेरिएशन आएगा नहीं, सीधा पी का वेरिएशन लेते हैं। सबसे पहले पी नॉट, पहले प्रेशर कितना था, पी नॉट प्रेशर था, एम्बिएंट प्रेशर इज पी नॉट प्लस 1/2 रो इंटू वी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब प्रेशर कितना हो गया, P प्लस 1/2 रो इंटू वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया 4/3 वी टी स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दी, हाँ क्या ना। इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो P नॉट माइनस P जो बनेगा वो बनेगा 1/2 रो, ये बन गया कितना 4 का स्क्वायर 16/3 16/3 माइनस 1 इंटू वी टी स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 16/9, 3 नहीं 9, 9 इधर आएगा, 9 इधर आएगा तो 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 1/2 रो इंटू 9, और ये हो जाएगा 7 वी टी स्क्वायर। तो n का वैल्यू कितना आ गया 9 के बराबर। बात समझ में है क्या? फ्लूइड के दो प्रिंसिपल, दो इक्वेशंस बेसिकली हमने यूज की, एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और एक बर्नौलीज प्रिंसिपल, और उनको यूज करके हमने सवाल कर दिया। बस सवाल की थोड़ी लैंग्वेज ऐसी थी, बाकी फ्लूइड के हिसाब से इसी प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं दोनों पे भी, ठीक है क्या? अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस कर पाते तो इसे कर पाते तो हम मॉडरेट की कैटेगरी में डालेंगे, इट्स अ मॉडरेट क्वेश्चन, ठीक है क्या? फ्लूइड मैकेनिक्स मॉडरेट क्वेश्चन, बर्नौली और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे, ठीक है? नोट कर लीजिए आप इसे अच्छे से, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहा है, दो लार्ज सर्कुलर डिस्क है सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस ऑफ 0.01 मीटर के सेपरेशन पे है, कनेक्टेड बाय बैटरी जिसका पोटेंशियल 200 वोल्ट दिया हुआ है। यहाँ पर ऑयल ड्रॉप आ रहे हैं जिनकी डेंसिटी दी हुई है 900 kg पर मीटर क्यूब थ्रू द टाइनी होल एट द सेंटर ऑफ द टॉप डिस्क। तो यहाँ से ऑयल ड्रॉप आ रहे हैं। कुछ ऑयल ड्रॉप टर्मिनल वेलोसिटी को अचीव कर रहे हैं। टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करने के बाद स्विच इज क्लोज टू अप्लाई अ वोल्टेज ऑफ 200 वोल्ट। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करने के बाद इन पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है। एज ए रिजल्ट द ऑयल ड्रॉप ऑफ रेडियस, इसकी एक पर्टिकुलर रेडियस है, उसकी स्टॉप्स मूविंग वर्टिकली, तो मोशन उसका रुक जाता है, यानी अब इक्विलिब्रियम में आ जाता है, नेट फोर्स उस पर ज़ीरो है। फ्लोट्स बिटवीन द डिस्क, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दिस ऑयल ड्रॉप इज, तो हर एक ऑयल ड्रॉप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं ये पता लगाना है। तो ये जब रेस्ट में आ गए हैं, मूव और नहीं कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम में है, तो इन पर जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो है। तो एक तो इन पर mg लग रहा है और दूसरा इस पर जो लग रहा है वो QE लग रहा है। ये दोनों फोर्सेस mg और QE जब एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं तब जाकर ये रेस्ट में आ रहे हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो QE इज इक्वल टू mg। हर एक ऑयल ड्रॉप पे मान लें n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो चार्ज ऑन ईच ड्रॉप उसको हम n इंटू स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई is equal to mg। तो number of electrons on a drop is equal to mg by e into e। हर एक ड्रॉप का मास, उसका रेडियस गिवन है, तो मास इज 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो इंटू जी बाई ई। पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स गिवन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड आउट कर सकते हैं, E इज इक्वल टू V बाई डी। अब जो वैल्यूज गिवन है उन्हें पुट कर दें, तो 4/3 इंटू 3.14, रेडियस गिवन है इसका 8 इंटू 10 टू द पावर -7 उसका क्यूब, सो इट इज़ 8 क्यूब इंटू 10 टू द पावर -21 इंटू डेंसिटी इसके मटेरियल की गिवन है 900 kg पर मीटर क्यूब, सो इट इज़ 900 kg पर मीटर क्यूब। जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है, अपॉन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर
माइनस 19 कूलम्ब, पोटेंशियल गिवन है 200 वोल्ट और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स गिवन है 0.01। तो इन सब को अब अगर हम कैलकुलेट करें, आफ्टर द कैलकुलेशन ये n की वैल्यू जो आती है दैट इज़ अबाउट 6। तो हर एक ऑयल ड्रॉप पर 6 इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज है जब उस पर्टिकुलर साइज का ऑयल ड्रॉप फ्लोटिंग कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम में है। This is the question. A hot air balloon is carrying, let's see what is the question. A hot air balloon is carrying some passengers and a few sandbags. ऐसे समझो कि एक hot air balloon है। hot air balloon क्या होता है? वो से बड़ा सा बलून होता है ना जिसपे बैठ के ऐसे ऊपर जा रहे होते हैं हवा में, काफी सारे लोग उस पर बैठ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड हॉट एयर बलून। उसमें कुछ पैसेंजर्स बैठे हुए हैं और कुछ सैंड बैग्स रखे हुए हैं इस बलून पे, ठीक है क्या? टोटल मास जो हो रहा है इन सबका मिला के वो 480 kg हो रहा है। इफेक्टिव वॉल्यूम गिविंग द बलून इट्स बायंसी इज V। मतलब जो बायंसी प्रोवाइड कर रहा है वॉल्यूम, वो कितना वॉल्यूम बायंसी प्रोवाइड कर रहा है? V वॉल्यूम बायंसी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। द बलून इज फ्लोटिंग एट एन इक्विलिब्रियम। मतलब क्या होता है, एक स्टेज पे ऊपर जाता है फिर इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है। क्यों इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है? क्योंकि इनके वेट को नीचे लगा रहा होगा mg और ऊपर लग रहा होगा एक कौन? बायंसी फोर्स। दोनों जब बराबर हो जाएंगे तब क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। वो कहां मेंटेन होगा? 100 मीटर पर वो मेंटेन होगा। बात समझ में आई क्या? कहां मेंटेन होगा? 100 मीटर पर। n इज द नंबर ऑफ सैंडबैग्स। n क्या है? नंबर ऑफ सैंडबैग्स है जो आप बाहर फेंकेंगे। आपने क्या करा? नंबर ऑफ सैंडबैग्स बाहर फेंकने स्टार्ट करे। जो आपके पास सैंडबैग्स रखे थे 1 किलो के, वो आपने बाहर फेंकने शुरू किए। तो क्या हुआ कि आपका जो वो इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा था, बैलेंस हो रहा था, वो डिस्टर्ब हुआ और वो बलून फिर से ऊपर गया और n बैग फेंकने के बाद वो 150 पर जाकर फिर से V ही वॉल्यूम पर वापस से मेंटेन हो गया। समझ में आया क्या? डेंसिटी का जो वेरिएशन है वो दे रखा है रो h इज इक्वल्स टू, द वेरिएशन ऑफ डेंसिटी इज गिवन एज रो h इज इक्वल्स टू रो नोट e की पावर माइनस h बाय h नॉट दे रखा है, जहां पर रो नोट का जो वैल्यू है वो इतना दे रखा है और h नॉट का वैल्यू दे रखा है। आपको n का वैल्यू बताना है कि कितने सैंडबैग्स फेंके होंगे। दिस इज द क्वेश्चन। किसका सवाल है? बायंसी का सवाल है। फ्लूइड वही, अगेन द क्वेश्चन इज फ्रॉम फ्लूइड मैकेनिक्स, बायंसी फोर्स। बायंसी फोर्स का सवाल है, देखते हैं। चलिए, एयर के साथ करा इस बार फ्लूइड जो आया है वो बेसिकली लिक्विड के साथ नहीं, एयर के साथ आया। दैट्स द डिफरेंट थिंग व्हिच इज इन दिस सेक्शन वी आर सेइंग। ओके, एक बार अच्छे से आप देखिए कि किस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए, सॉल्यूशन देखते हैं। सिचुएशन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं पहले कि क्या सिचुएशन है, उसके बाद बात करते हैं। एक हॉट एयर बलून है। आप ऐसे समझो कि ये एक हॉट एयर बलून था, ठीक है क्या? ये ग्राउंड से कुछ दूरी पर था, मान लो कुछ 100 मीटर। तब इसका वेट था 480, नीचे लगा 480 G और ऊपर लगेगा कौन? बायंसी, जो इसे बैलेंस कर रहा होगा। अच्छा, बायंसी फोर्स होता क्या है यार? अगर कोई आपसे पूछे कि बायंसी फोर्स है क्या, तो आप क्या बोलोगे? बायंसी फोर्स जो है वो बेसिकली क्या होता है? FB से रिप्रेजेंट करते हैं। वो होता है बेसिकली वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड, एयर है तो एयर ही लिखेंगे, वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड बाय बलून। बलून ने जितना एयर डिस्प्लेस किया दैट इज नोन एज बायंसी। और ये किसके बराबर होगा? इसके वेट के। तो FB जो है वो बराबर आ जाएगा 480 G के। FB का वैल्यू हो जाएगा रो V इंटू G, दैट इज इक्वल्स टू 480 G के बराबर। रो V इंटू G दैट इज इक्वल्स टू वेट, दैट इज 480 G के बराबर हो जाएगा। ये पहली कहानी। बहुत अच्छे। अब आप ऐसे समझो कि ये जब एयर बलून, मान लो ये एयर बलून ऊपर गया, इसमें से n बैग्स मैंने फेंक दिए। हर बैग का मास कितना था? 1 kg। तो बाद में इसका मास कितना हो जाएगा? ये जो बलून है मेरा, ये यहां पे मेंटेन हो गया वापस। ये जो हाइट है इस बार वो कितनी हो गई? 150। लेकिन अभी वेट हो गया 140 माइनस n इंटू m, और m का वैल्यू 1 ही है। तो 480 माइनस m इज द मास। तो नीचे लगेगा 480 माइनस n इंटू G और ऊपर लगेगा फिर से कौन? बायंसी फोर्स।
क्लियर है क्या? लेकिन अब जो डेंसिटी है वो बदल चुकी होगी, अब जो डेंसिटी है वो बदल चुकी होगी, तो डेंसिटी को लिखूंगा मैं रो टू, क्यों? क्योंकि हाइट के साथ डेंसिटी वेरी कर रही है ना, डेंसिटी इज वेरिंग विद द हाइट, यस, तो डेंसिटी इज वेरिंग, सो रो टू v इंटू जी इज इक्वल्स टू 480 माइनस n इंटू जी, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब मेरे पास टास्क पता है क्या है? मेरे पास टास्क ये रह गया कि ये रो वन रो टू कहां से निकाले जाए, इनका रेशियो भी आ जाए तो काम चलेगा, वो निकलेगा यहां से। देखो रो h जो दे रखा है वो बेसिकली दे रखा है रो नॉट e की पावर माइनस h बाय h नॉट। सबसे पहले रो वन निकालते हैं, दिस इस एक्सप्रेशन के साथ बेसिकली डेंसिटी वेरी कर रहा है हाइट के साथ, है ना, तो इस एक्सप्रेशन को यूज करके हम क्या करेंगे, डेंसिटीज निकाल लेंगे रो वन रो टू। रो वन की वैल्यू निकाली मैंने, रो नॉट e की पावर माइनस h, पहले हाइट कितना था 100 बाय h नॉट, अभी मैं पुट कर लूंगा, पहले मैं एक बार लिख लेता हूं, है ना, रो टू इज इक्वल्स टू रो नॉट e की पावर माइनस 150 बाय h नॉट, सीधा डिवाइड मार दो, तो रो वन बाय रो टू जो है वो बेसिकली कितना आ जाएगा, e की पावर माइनस 100 बाय एच नॉट और 150 बाय एच नॉट ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 50 बाय एच नॉट। अगर ये वैल्यू में निकालना चाहूं तो 50 एच नॉट का वैल्यू है 6000, इसने इसको मार दिया, ये आ गया 120, तो बेसिकली रो वन बाय रो नॉट जो है वो आ गया e की पावर 1 बाय 120 के बराबर, दिस इज व्हाट इट इज। अगर ये e की पावर 1 बाय 120 आ गया है, देखिए आगे सॉल्व करते हैं इसे, उसके बाद मैंने इधर ब्लू वाले पेन से किया है ना, देखो तो यहां से रो वन बाय रो टू की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं, ये हो जाएगा 480 डिवाइडेड बाय 480 माइनस एन, ये वैल्यूज वहां से पुट कर दो, तो रो वन बाय रो टू की वैल्यू जो थी वो थी e की पावर 1 बाय 120, यही वैल्यू आ रही है, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 480 डिवाइडेड बाय 480 माइनस एन, इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो ये जो क्वांटिटी होगी ये होगी 480 माइनस एन इज इक्वल्स टू 480 डिवाइडेड बाय e की पावर 1 बाय 120, वो वैल्यू आती है 1.008 के बराबर, तो ये क्वांटिटी जो n आ जाएगा यहां से जो n निकल के आएगा, इस क्वांटिटी को सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है 476 के अबाउट, नियर, तो 480 माइनस 476, ये वैल्यू नियरली कितनी आ जाएगी 4 के बराबर, तो द वैल्यू ऑफ n कम्स आउट टू बी 4। सॉल्व कैसे किए, ऐसे किया है, और फिर लास्ट में ब्लू वाला, समझ में आया क्या? काम क्या किया मैंने, मुझे पता था यार कि बलून पे बायंसी लग रहा है, तो मैंने बायंसी लगा के पहले वेट बैलेंस कर लिया 100 पर, फिर मैंने n फेंक दिए, तो उनका मास को घटा के फिर मैंने बायंसी करके इक्वेट कर लिया, मेरे पास दो इक्वेशन आ गई। रो वन रो टू के लिए मेरे पास ऑलरेडी इक्वेशन दे रखी थी रो के फॉर्म में, हाइट के साथ डेंसिटी कैसे वेरी कर रही है, वहां से एक इक्वेशन निकाल ली, दोनों को इक्वेट कर दिया, सॉल्व कर लिया, ठीक है क्या? तो दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन। ये भी कैसा क्वेश्चन था, मीडियम मॉडरेट कैटेगरी, मॉडरेट लेवल का ही क्वेश्चन था, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक पॉइंट चार्ज है Q जिसका कुछ मास है m, इज सस्पेंडेड वर्टिकली, एक स्ट्रिंग से L लेंथ की स्ट्रिंग से उसे वर्टिकली हैंग किया गया है। अब क्या किया गया है, एक पॉइंट डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P इज नाउ ब्रॉट टुवर्ड्स Q, तो एक डाइपोल को पहले ये जो चार्ज है ये स्ट्रिंग से हैंग कर रहा है, वर्टिकली हैंग कर रहा है, और एक डाइपोल को लेकर आ रहे हैं। द एंगल्स एंड डिस्टेंसेस आर शोन इन द फिगर, तो डिस्टेंसेस जो हैं वो जो चार्ज है इसको लाने के बाद ये चार्ज Q h हाइट ऊपर आ गया है, स्ट्रिंग जो है वो वर्टिकल के साथ अल्फा एंगल कर रही है। तो ब्रिंग द डाइपोल टू दिस पोजीशन इज n into mgh where g is the acceleration due to gravity, then the value of n, ये फाइंड आउट करना है कि वैल्यू n की कितनी है। यहाँ पर कुछ नोट करने का है, नोट दैट द फॉर 3 coplanar forces keeping point mass in equilibrium f sin theta is same for all the forces, कुछ हिंट भी गिवन है where f is any of the forces and theta is the angle between the two forces। तो अब यहाँ पर इस चार्ज को जब लेकर आए हैं, डाइपोल को लेकर आए हैं, तो चार्ज डिस्प्लेस हुआ है, तो कुछ वर्क करना पड़ा है, कितना वर्क हुआ है वो हम देख लें। दैट वर्क इज इक्वल टू, यहाँ पर ये जो m मास है h हाइट ऊपर गया है, सो दैट इज इक्वल टू mgh वर्क करना पड़ा है, प्लस इस डाइपोल से
कुछ डिस्टेंस को, इसको मैं फिलहाल r कह दूं, r डिस्टेंस पर एक चार्ज है q, तो उसको डिस्प्लेस किया गया है, तो उसके लिए वर्क कितना हुआ है, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में डाइपोल की वजह से पोटेंशियल जो है वो लिखूं तो q इंटू v, v की वैल्यू अलोंग द एक्सिस ऑफ डाइपोल इट इज इक्वल टू k p बाई, इसको मैं r लिख रहा हूं तो k p बाई आर स्क्वायर। तो इतना वर्क करना पड़ा है। तो ये इस वर्क के लिए अब पहले तो हम देखें कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में तो फोर्सेस क्या क्या है। एक फोर्स इस पर लग रहा है mg, इस डाइपोल की वजह से इस चार्ज पर कुछ फोर्स लग रहा है दैट इज q इंटू ई, स्ट्रिंग में कुछ टेंशन है t। अब हमें सबसे पहले एंगल्स कितने हैं ये फाइंड आउट कर लेना है। ये एंगल अल्फ़ा है, अगर मैं यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉप करता हूँ ये 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल 90 माइनस अल्फ़ा बाई 2 है, क्योंकि ये वाला एंगल अल्फ़ा बाई 2 है, सो दिस एंगल इज़ ऑल्सो अल्फ़ा बाई 2। तो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये दोनों ही 90 माइनस अल्फ़ा बाई 2 है, तो ये पूरा एंगल 180 माइनस अल्फ़ा है। ये एंगल 90 माइनस अल्फ़ा बाई 2 है, ये हाफ वाला, तो दिस एंगल इज 90 प्लस अल्फ़ा बाई 2। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए अब कंडीशन जो आ रही है वो है mg अपॉन साइन 90 प्लस अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू QE अपॉन ये पर्टिकुलर एंगल साइन 180 माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ से mg अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2 दिस इज इक्वल टू q बाई साइन अल्फ़ा। e की वैल्यू एक्सियल पॉइंट पर डाइपोल के एक्सिस पर 2kp बाई आर क्यूब। तो अब हम यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफाई करें, साइन अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2 साइन अल्फ़ा बाई 2। तो यहाँ से कॉस अल्फ़ा बाई 2 कैंसिल होगा, तो हमारे पास जो क्वांटिटी बचेगी, और ये 2 भी कैंसिल होगा, तो यहाँ से जो क्वांटिटी बचेगी उसे हम लिख सकते हैं mg इज इक्वल टू के पी क्यू अपॉन आर क्यूब। ठीक, तो ये एक पर्टिकुलर रिलेशन है, mg इज इक्वल टू के पी क्यू बाई आर क्यूब। के पी क्यू बाई आर क्यूब, इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को के पी क्यू बाई आर स्क्वायर को हम mgr लिख सकते हैं। तो यहाँ इसको अगर हम इक्वेशन 2 कहें जो टोटल वर्क है, यहाँ से हम लिख सकते हैं के पी क्यू बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू mgr साइन अल्फ़ा बाई 2। अब यहाँ इक्वेशन 1 से जो मिला है उसे इक्वेशन 2 में हम पुट कर दें, तो यहाँ से w की वैल्यू w इज इक्वल टू mgh प्लस के पी क्यू बाई आर स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं mgr साइन अल्फ़ा बाई 2। अब यहाँ से ये इस वैल्यू को हमने r लिखा, ये h है, तो r और h में जो रिलेशन है r साइन अल्फ़ा बाई 2 h के बराबर है, तो ये क्वांटिटी जो है ये क्वांटिटी h के बराबर है, तो यहाँ से ये 2mgh के बराबर है। तो w इज इक्वल टू 2mgh, ये टोटल वर्क हमें फाइंड आउट करना है, तो n इंटू mgh है, तो n की वैल्यू यहाँ से आ जाती है 2। तो दिस गिव्स अस द आंसर n इज इक्वल टू 2। A thermally isolated cylinder, closed vessel of height 8 मीटर। एक थर्मली आइसोलेटेड सिलेंडर दे रखा है हमको जो कि क्लोज्ड वेसल्स है, दोनों वेसल्स क्या है क्लोज्ड है इसकी, और 8 मीटर इसकी हाइट है, डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, उनको बराबर बराबर पार्ट मतलब 4-4 में बांट रखा है। ठीक है क्या? फ्रिक्शनलेस पार्टीशन है, पार्टीशन का खुद का मास दे रखा है 8.3 kg, मतलब ये जो पार्टीशन है बीच में
इसका खुद का मास कितना है 8.3 kg दे रखा है। थस द पार्टीशन इज हेल्ड इनिशियली एट अ डिस्टेंस 4 मीटर, मतलब ये बराबर है तो ये 4 मीटर पे, ये भी 4 मीटर पे है, ठीक है क्या। दोनों के मोल्स दे रखे हैं, सब कुछ दे रखा है हमको, मोल्स दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, मतलब मोल्स अभी कितने हैं 0.1, टेम्परेचर अभी कितना है 300, इसके मोल्स भी कितने हैं 0.1 और टेम्परेचर कितना हो जाएगा 300। इतनी चीज मेंटेन है 300 केल्विन 300 केल्विन और इसका खुद का अपना मास है, ठीक है क्या। द पार्टीशन इज नाउ रिलीज, अब क्या करा हमने, पार्टीशन को छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, तो बिना किसी गैस के लीक हुए वो पार्टीशन क्या करता है, नीचे आता है और इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। तो आपको ये बताना है कि ये पार्टीशन कितना टॉप से नीचे आ जाएगा, यही सवाल है। सवाल समझ आया? अब देखिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। चलिए देखिए सोल्यूशन। बेसिकली एक थर्मली आइसोलेटेड सिलेंडर, कहानी कुछ इस प्रकार से है। एक सिचुएशन ये है जिसमें क्या है, ये दूरी है 4 और ये दूरी है 4। इसके बाद अगली कहानी में क्या हुआ, ये सिलेंडर कुछ इस प्रकार का हो गया और ये जो पार्ट है ये और नीचे खिसक गया इधर, ठीक है क्या। इस दूरी को मैंने y बोल दिया, टोटल 8 थी तो ये होगी 8 - 5, होगा नहीं होगा, ये डिस्टेंस हो जाएगी 8 - 5, बहुत अच्छा। पहले की बारे में अगर मैं सिचुएशन ड्रॉ करूं तो मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स 0.1 थे, टेम्परेचर था 300 केल्विन और अभी यहां का भी कितना था 0.1, टेम्परेचर अभी भी कितना था 300 केल्विन। डायथर्मिक वॉल है तो टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। बाद में टेम्परेचर कुछ T हो जाएगा, टेम्परेचर कुछ T हो जाएगा, टेम्परेचर सेम नहीं रहेगा ऑफकोर्स, अगर गैस एक्सपैंड हुई है तो टेम्परेचर चेंज होगा, बट सेम रहेगा, बट इन दोनों का सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि जो बीच में वॉल लगा रखी है वो कैसे लगा रखी है, डायथर्मिक लगा रखी है, ठीक है क्या, जो मतलब हीट को इजीली पास करने देते तो वो एक लेवल के बाद मेंटेन कर लेगा टेम्परेचर, बहुत अच्छा। इसका अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो इसके एफबीडी में कैसे बनेगा, देखो नीचे की तरफ एक प्रेशर लगेगा P1 × A, एक लगेगा नीचे mg और एक ऊपर की दिशा में प्रेशर लगेगा P2 × A। तो इसकी जो इक्वेशन लिखी जाएगी वो इक्वेशन बेसिकली क्या लिखी जाएगी, देखो जो इक्वेशन लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी P1A + mg = P2A के बराबर। क्या किया मैंने, फोर्स इक्वेट करे, सिंपल, ठीक है। अब आप ऐसे समझो कि जो कहानी है वो कुछ ऐसी है कि इसका टेम्परेचर जो है वो अभी T मेंटेन है और इस टाइप से डिस्टेंसेस हैं। तो अगर मैं ये P1 निकालने की कोशिश करूं तो ये P1 एक्चुअल में होगा क्या, PV = nRT आइडियल गैस इक्वेशन लगेगी, तो आइडियल गैस इक्वेशन यूज करके PVV लिख रहा हूं मैं, वॉल्यूम A कौन है, एरिया × Y। क्लियर है क्या, क्या लिखा मैंने, ये वॉल्यूम = n का वैल्यू 0.1 × RT, ये पहली इक्वेशन। यहां से P1 निकाल लूंगा मैं, P2 जो लिखूंगा वो लिखूंगा A × 8 - y = 0.1 × RT, ये दूसरी इक्वेशन। इसको बोल दो, इसको पहली बोलो, इसको दूसरी बोलो और इसको तीसरी बोलो। दूसरी और तीसरी को यूज करके फर्स्ट में पुट कर देंगे। अगर फर्स्ट में पुट कर देंगे तो P1 P2 को रिप्लेस करके इस इक्वेशन को T के फॉर्म में बना लेंगे, क्योंकि मुझे T चाहिए। आप ध्यान से देखेंगे तो A कट जाएगा, ये A नीचे आएगा। P1 को क्या बोलेंगे, 0.1 RT/AY, 0.1 को लिख लेंगे डिवाइडेड बाय 10, तो बेसिकली ये आ जाएगा RT/10Y। A ने A को मार दिया, प्लस mg = RT/8 - y × 10, ये आएगा RT/10, 8 - y, A ने A को मार दिया। दीज आर द वैल्यू। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें तो मास इतने अच्छी वैल्यू ले रखी है 8.3। 8.3 का क्या मतलब है, R का वैल्यू भी कितना होता है 8.314 होता है, तो ये और ये आपस में मर जाएंगे। यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, T का वैल्यू। देखो T का वैल्यू निकालता हूं मैं, इसको उधर ले जाओ तो ये बेसिकली क्या हो गया, G का वैल्यू कितना है 10 = T/10, 1/8 - y - 1/y। ऐसी कहानी आ गई। ये इधर मल्टीप्लाई होगा, बनेगा 100 = T, यहां से क्या ले लो y, 8 - y,
ये y इधर आ जाएगा 8 माइनस वाई, ये हो जाएगा 2y माइनस 8। यहां से भी 2 कॉमन ले लो, इसको 50 बना लो, तो t बेसिकली पता है कितना हो जाएगा 50y 8 माइनस वाई डिवाइडेड बाय y माइनस 4। कैलकुलेशन थी गाइस इस सवाल में, अच्छी खासी कैलकुलेशन आपको लगेगी, कैलकुलेशन आपको ठीक ठाक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तब जाके सवाल सॉल्व होगा। ठीक है क्या? अच्छा सवाल था। एक इक्वेशन भी बहुत अच्छी बनेगी। अब t आ गई मेरे पास, इसमें t भी है और v भी है। t कौन है? फाइनल टेम्परेचर। y कौन है? लेंथ। अब जब तक मैं t को रिप्लेस नहीं करूंगा तब तक y निकलने से रहा, मतलब मुझे एक इक्वेशन और लगेगी। एक इक्वेशन अगर मुझे और लगेगी तो वो इक्वेशन आएगी कहां से? देखो वो इक्वेशन आएगी एनर्जी कंजर्वेशन से। मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर ये वाला जो पार्टीशन है वो नीचे गिरा, मान लो नीचे गिरा, कितना गिरा है? ये टोटल y था, y गिरा है और पहले 4 था तो y माइनस 4 गिरा है। तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी इसने लूज करी y माइनस 4 गिरने में, वही तो इसकी इंटरनल एनर्जी में गेन के बराबर होगा। मेरा कहने का यह मतलब है कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। अच्छा, अगर कुछ भी नहीं दिया हो तो गैस को बाय डिफॉल्ट अब क्या मानते हैं? मोनोएटॉमिक मानते हैं। तो इसका लॉस कितना था? mgy माइनस 4 के बराबर। बहुत अच्छे। इंटरनल एनर्जी में जो गेन है वो कितना है? वो बेसिकली लिखेंगे हम F/2 n r डेल्टा t। t इनिशियल टेम्परेचर 300। अगर मोनोएटॉमिक मान रहा हूं मैं तो f का वैल्यू कितना? 3। तो वो वैल्यू पुट कर देते। देखो ये m ने r को मार दिया, पहली बात तो इसका वैल्यू 3 है, ये वैल्यू हो गई 10। y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 3/2। n का वैल्यू कितना? 0.2। टोटल नंबर ऑफ मोल्स 0.2 t माइनस 300। अब ये कैलकुलेशन मुझे करनी है और मेरा काम हो जाएगा। t का वैल्यू मैं वहां से इधर पुट कर दूंगा और कैलकुलेशन करके वैल्यू निकाल लूंगा। देखो मैं करने की कोशिश करता हूं। नीचे आ गया 10, इस 2 ने 2 को मार दिया, 10 उधर चला गया, फिर से बन गया 100। ठीक है क्या? बहुत अच्छे। तो ये बना लो आप 100, इधर लिख लो y माइनस 4 हो गया बेसिकली कितना? 3। t का वैल्यू पुट करते हैं ना, धीरे धीरे करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे वरना गलत हो जाएगा। y 8 माइनस y 8 माइनस y डिवाइडेड बाय y माइनस 4 माइनस 300। ये कहानी है, इसको लिखते हैं आगे। ये देखो आप ध्यान से, 50 कॉमन ले लो और उसको मार के उसको 2 कर लो, तो ये 2 और y माइनस 4 को भी उधर ले जाओ, तो ये हो गया y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इधर आ गया 3। ये जो कहानी है ये ऐसी की ऐसी है, तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं 8y माइनस वाई स्क्वायर माइनस, अब अगर 50 मैंने कॉमन ले लिया तो इधर आ गया 6, तो ये हो गया 6y माइनस माइनस प्लस बन जाएगा प्लस 24। नहीं आया ना तुमको समझ? ये एलसीएम ले लिया यार, इधर ये एलसीएम ले लिया, यहां पे आप ऐसे समझो 6 था तो 6 6 24 हो गया और एक 6 y बच गया नेगेटिव के साथ, और वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। इसको खोल लेते हैं, ये बन जाएगा अपना कितना? y स्क्वायर, तो 2y स्क्वायर माइनस 8y, तो 16y, 2 से मल्टीप्लाई प्लस 16 मतलब 32। दिस इक्वल्स टू, इनको लिख लेते हैं, ये 2y बचा, तो 2y इंटू 3 मतलब 6y माइनस 3y स्क्वायर प्लस 72। क्लियर है क्या? तो ये बेसिकली बन गया 5y स्क्वायर, होप आपको समझ में आ रहा है, 5y स्क्वायर माइनस ये 6y इधर आएगा तो कितना बनेगा? 22y बनेगा। सिंपल कैलकुलेशन है गाइस, बस क्वाड्रेटिक है, उसे सॉल्व करके मैं आपको प्रॉपर्ली दिखा रहा हूं ताकि आपको लगे कि क्वेश्चन में आंसर आता है। 22y और 72 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस 40 बराबर 0। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस b दैट इज 22 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर दैट इज 22 का स्क्वायर, वो कितना हो जाएगा? 484 माइनस 4a
C का वैल्यू 40 माइनस 40 मतलब ये हो जाएगा प्लस डिवाइडेड बाय 2a 2 इंटू 5। क्लियर है क्या? अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा, मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा तो मैं उधर से मिटाऊंगा। एक बार आप नोट कर लीजिए, अगर आपने नोट नहीं किया तो बस मुझे क्वाड्रेटिक लिखनी है वहां पे थोड़ी सी। अगर आपने नोट नहीं किया तो पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर मैं हटा रहा हूं इसे, है ना। देखिए तो y का जो वैल्यू है वो बेसिकली कितना आ गया 22 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 484, और वो वाली क्वांटिटी कितनी बन जाएगी, देखो 4 5 जा 20 इंटू 4 800, तो ये बन गई 800 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5, यही क्वांटिटी थी। तो y का वैल्यू आ जाएगा 25 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 12 1284, यही बनेगा, यस, डिवाइडेड बाय 10। अब इसका अंडर रूट अगर आपको पता हो, नहीं पता होगा वैसे तो, बट हम अप्रोक्सीमेटली मान सकते हैं, तो ये बेसिकली आता है 35.78 समथिंग। तो 22 प्लस 35.78 डिवाइडेड बाय 10, ये बेसिकली आता है 5.78। नियरली कितनी वैल्यू आ जाएगी, 6 के बराबर। तो y का वैल्यू नियरली कितना आ जाएगा, 6 के बराबर, तो हम आंसर देंगे 6। ऐसे करना था। अच्छा सवाल, थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी था, लेंथी भी था, इसलिए दिस गोज इन द कैटेगरी ऑफ टफ क्वेश्चन। टफ क्वेश्चन था, गैस का इक्वेशन था, आइडियल गैस का सवाल था, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस चैप्टर, ओके। और सारे कॉन्सेप्ट पूछे इसमें, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट पूछा, प्रेशर इक्वेटिंग पूछा, फोर्स बैलेंसिंग पूछा। नाइस क्वेश्चन, इट्स अ टफ क्वेश्चन, ओके। तो आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में एक बीकर है जिसका रेडियस कुछ r है, h हाइट तक वाटर से भरा हुआ है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, और इसको एक रोटेटिंग टेबल पे रखा गया है जिसको ओमेगा की एंगुलर स्पीड से इस टेबल को रोटेट किया जा रहा है, ओमेगा की एंगुलर स्पीड से। जो हाइट ऑफ लिक्विड इसका रेज हुआ है वो बहुत स्मॉल है, रेडियस और हाइट ऑफ लिक्विड के कॉलम के कंपैरिजन में। सरफेस को अप्रॉक्सीमेटली स्फेरिकल मानने कहा गया है, जबकि स्फेरिकल होता नहीं है, पैराबोलिक शेप होता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली स्फेरिकल मानने कहा गया है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r कहा है। तो उस रेडियस ऑफ कर्वेचर में अब फॉलोइंग ऑप्शंस हमें देखने हैं, क्या क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो सकता है ये फाइंड आउट करना है। और अपेरेंट डेप्थ ऑफ द बॉटम ऑफ द बीकर, ये जो कर्व सरफेस है, यहाँ से जब लाइट का रिफ्रैक्शन होगा तो बॉटम का अपेरेंट डेप्थ क्या होगा ये हमें पता लगाना है। तो ये दो चीज़ें हमें चेक करनी है। तो सबसे पहले इसका हम रेडियस ऑफ कर्वेचर देखें, तो यहाँ पर ये r रेडियस का बीकर है, यहाँ पर ये लिक्विड सरफेस कुछ स्फेरिकल शेप ले रहा है, इसका रेडियस जो है r है, टॉप यानी सेंटर पार्ट और एक्सट्रीम जो है एज जो है उसके बीच में लिक्विड हाइट का डिफरेंस h है। ये जो सर्कुलर कर्वेचर बना रहा है इसका हम सेंटर कहीं यहाँ मान लें, ये रेडियस है, और ये पर्टिकुलर पार्ट जो है दैट इज r माइनस h। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम अप्लाई करते हैं तो हम लिख सकते हैं r स्क्वायर इज इक्वल टू r माइनस h का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, या r स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर माइनस 2rh प्लस h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर है। तो ये r स्क्वायर कैंसिल होगा, 2rh को लेफ्ट में ले आऊँ तो जिससे मैं लिख सकता हूँ कैपिटल R इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बाई 2h। ये उस स्फेरिकल कर्व सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये r की वैल्यू है, यानी यहाँ जो गिवन ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग ए ऑप्शन सही है, कैपिटल R इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर अपॉन 2h। ये फर्स्ट पार्ट है। अब सेकेंड पार्ट, कर्व सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है, कर्व सरफेस इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, ये बॉटम ऑफ द बीकर है जो कि अप्रॉक्सीमेटली कैपिटल H माइनस स्मॉल h हाइट का है, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। यहाँ हाइट का जो डिफरेंस कैलकुलेट होगा वो चूँकि फ्लूइड कंटेनर में घूम रहा है
तो ये जो हाइट का डिफरेंस h है दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2g के बराबर है। तो हम कैपिटल H माइनस स्मॉल h को लिखें तो कैपिटल H माइनस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2g। अब चूंकि कर्व सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है तो रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे कौन सा, म्यू 2 बाई वी माइनस म्यू 1 बाई यू इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाई आर। यहाँ म्यू 1 4/3 है, म्यू 2 एयर है 1 है, तो इस फॉर्मूले में अब यूज़ करें तो 1 बाई वी माइनस 4/3 बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस ऑफ h माइनस h इज इक्वल टू 1 माइनस 4/3 बाई r। तो यहाँ से हम लिखें 1 बाई वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4 बाई थ्राइस ऑफ h माइनस h माइनस 1 बाई 3r। तो इसे अब हम थोड़ा और रीअरेंज करें तो माइनस 1 बाई 3h माइनस h को अगर हम कॉमन लेते हैं तो इट बिकम्स 4 माइनस और प्लस h माइनस h बाई r। अब यहाँ पर इस 4 को भी बाहर ले लेते हैं तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस 4/3 h माइनस h इंटू 1 प्लस h माइनस h बाई 4r। अब यहाँ पर h माइनस h इस वैल्यू को अगर हम पुट कर दें तो दिस इज माइनस 4/3 h माइनस h इंटू 1 प्लस r की भी वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं तो इन सबको हम पुट कर दें तो h माइनस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2g अपॉन 4 टाइम्स r की वैल्यू। अब क्वेश्चन में जो कहा गया है कि जो स्मॉल h है वो मच स्मॉलर कंपैरिजन टू r है तो इस h स्क्वायर को r स्क्वायर के कंपैरिजन में हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं तो कैपिटल R बिकम्स r स्क्वायर बाई 2h। तो दिस इज r स्क्वायर बाई 2h। इस h को भी हम कैपिटल H के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकते हैं तो यहाँ से अगर मैं रीअरेंज कर दूं, इसे रीअरेंज करें तो 1 बाई वी, अब मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड को अगर लिखूं तो ये नेगेटिव साइन चला जाएगा तो इट इज़ 4/3h इंटू 1 प्लस यहाँ ये 2 4 कैंसिल होगा 2 बचेगा तो h इंटू h माइनस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2g अपॉन 2r स्क्वायर ये बचेगा इज इक्वल टू h की वैल्यू मैं वापस से रख दूं, h की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2g। तो अगर मैं इस पार्ट को फिर से रख दूं तो 4/3h 1 प्लस h की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2g और यहाँ से h माइनस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2g बाई 2r स्क्वायर है तो ये आर स्क्वायर भी कैंसिल होगा। तो ऐसे अगर अब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 2 इंटू 2 4 आ जाएगा और ओमेगा स्क्वायर ये वाला जो टर्म है फिर से हम कैपिटल H के कंपैरिजन में
नेग्लेक्ट करेंगे तो इस टर्म को कैपिटल H के टर्म्स में अगर हम नेग्लेक्ट करते हैं तो ये एक्सप्रेशन जो बन जाता है वो बन जाता है 4/3h इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कैपिटल H बाई 4g। ये 1/v की वैल्यू और इसके मैग्नीट्यूड को अगर कहें तो नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो जाए, उसे रिमूव कर देंगे। तो अपेरेंट डेप्थ अगर हम यहाँ पर लिखें तो v की वैल्यू यहाँ से लिख दें, मैग्नीट्यूड जो होगा उसको इन्वर्स करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 3h/4 इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर h अपॉन 2g टू द पावर -1। तो यहाँ पर जो ऑप्शन गिवन है ये 2g नहीं सॉरी 4g है, तो यहाँ पर जो टर्म गिवन है उसके अकॉर्डिंग डी ऑप्शन सही है। 3h/4 इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर h अपॉन 4g टू द पावर -1। A student sketches up a ramp, बेसिकली एक बच्चा है, वो क्या कर रहा है, वो एक रैम्प को स्केच कर रहा है, ठीक है क्या। तो वो बेसिकली कहाँ स्केच कर रहा है, 30 डिग्री एंगल पे वो रैम्प है और बॉटम से वो स्टार्ट करता है ऐसे ड्रॉ करना और वो ऐसे लाइन बनाता है और फिर ऐसे गोल घुमा देता है। मैक्सिमम हाइट जो जाती है वो कितनी जाती है, h हाइट तक वो जाता है फ्रॉम द ग्राउंड, अज्यूमिंग दैट द एनर्जी लॉस इज नेग्लिजिबल। एनर्जी लॉसेस नेग्लिजिबल हो रहे हैं पहली बात, एंड द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर दिस टर्न एट द हाईएस्ट पॉइंट इज प्रोवाइडेड बाय हिज वेट ओनली। मतलब यहां पर जो फोर्स घुमाने के लिए लग रहा है वो इसके वेट की वजह से ही लग रहा है, ठीक है क्या, ठीक है। तो आपको इनमें से बताना है कि कौन सी कहानी होगी, कौन सी सिचुएशन होगी, कैसे सॉल्व किया जाए। प्योर बेसिकली क्या, एनर्जी कंजर्वेशन और सर्कुलर से हो जाएगा बेसिकली। देखो कैसे, देखिए जैसे मान लो कि ये बंदा जो है उसका एफबीडी बनाऊं, तो यहां पर उसका एफबीडी किधर, इधर लग रहा होगा क्या, mg sin थीटा, और एक बाहर की दिशा में लग रहा होगा सेंट्रीफ्यूगल, दैट इज mv स्क्वायर बाय r। अगर इस पॉइंट पर उसकी रफ्तार कितनी है, इधर की दिशा में v होगी ऑफ कोर्स। तो ये फोर्सेस आपस में बैलेंस होंगे, तो mv स्क्वायर बाय r, दिस इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये बराबर होगा किसके, mg sin थीटा के, और थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, तो v स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा rg/2 sin 32। दूसरी इक्वेशन जो निकलेगी वो कहां से निकलेगी, इक्वेशन देख के मुझे पता लग रहा है एनर्जी कंजर्वेशन जैसा कुछ लग रहा है, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा लेते हैं। अगर मैंने एनर्जी कंजर्वेशन लगाया, क्या होता है एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी K initial plus U initial is equals to K final plus U final। initial kinetic energy plus initial potential energy का sum final kinetic energy और final potential energy के बराबर होता है, या sum of kinetic energy और sum of potential energy क्या होता है हमेशा, constant। this is called energy conservation। तो kinetic energy लिखी मैंने पहले half m v naught square, potential energy यहाँ पे 0, इसी को रेफरेंस पॉइंट मान के 0 बोल दिया। ऊपर गए h हाइट तक हाफ m, वहां पे रफ्तार v स्क्वायर प्लस एम जी एच, एम ने एम को मार दिया, 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दिया, वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर प्लस 2gh, इसको इधर लिया है वी नॉट स्क्वायर माइनस 2gh, और वी स्क्वायर की वैल्यू लिख ली rg/2। कौन सा ऑप्शन, ए, सीधा सीधा दिख रहा है ए सही है, तो बी गलत है ऑफ कोर्स। समझ में आया क्या, ऐसे करना था। सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड एट पॉइंट्स x एंड z इज 0। x पर और z पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है वो 0 है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्यों, अगर मैं सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 है क्या यहाँ पे, नहीं, सेंटर की तरफ लग रहा है तब ना सर्कल में घूम रहा है। तो अगर AC नॉन जीरो तो FC भी नॉन जीरो, तो C गलत हो गया। सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड, डी ऑप्शन देखते हैं। The centripetal force required is maximum at point x and z। x और z पे मैक्सिमम, ऑफ कोर्स अगर ये मान लो इस सर्कल पे घूम रहा है, आप इसे ऐसे देखो कि ये ऐसे हाफ सेमी सर्कल पे घूमा, तो जो टॉप मोस्ट पॉइंट होगा वहां पर इस दिशा में वेलोसिटी 0 होगी,
तो यही इसकी मिनिमम वेलोसिटी होगी, मतलब यहाँ पर क्या होगी, मैक्सिमम। तो अगर यहाँ पर मैक्सिमम होगी तो यही क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स मैक्सिमम होगा, डी ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन आर ए एंड डी। इस तरह से सवाल करना था। किसका सवाल था, सर्कुलर प्लस वर्क पावर एनर्जी का सवाल, इजी सवाल। अगर आपको कॉन्सेप्चुअली क्लैरिटी है तो इस टाइप के सवालों में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए अगला सवाल, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। रोटेशन का सवाल है, बेसिकली एंगुलर मोमेंटम का सवाल है। देखिए, अ रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l, एक l लेंथ की m मास की रॉड है, उसे यहां से बांधा गया, यहां पे फिक्स कर दिया है, इस पॉइंट से बांध दिया गया है, पाइवोटेड एट इट्स एंड, इज हैंगिंग वर्टिकली, बेसिकली वर्टिकली हैंग किया गया है। एक बुलेट आती है और वो सेम मास की बुलेट है ना, और वो आके इसको लग जाती है। जहां वो बुलेट लग रही है वो दूरी x है, जहां वो बुलेट लग रही है वो दूरी x बोला गया है। और आके क्या होती है कहानी की, इसी में चिपक जाती है, बुलेट आके इसी में चिपक जाती है। कंबाइंड सिस्टम नाउ रोटेट्स विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। कंबाइंड सिस्टम जो है वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूमता है। तो आपको बताना है मैक्सिमम ओमेगा एम। अच्छा, मैक्सिमम एंगुलर स्पीड जो अचीव होती है वो ओमेगा एम होती है। तो ये सिचुएशन दे रही है, ये चीजें निकालनी है। ओमेगा एक्स मैक्सिमम पे एक्स का क्या वैल्यू होगा, मैक्सिमम ओमेगा कितना होगा, ये सब बातें पूछी। ठीक है क्या? तो देखते हैं सवाल को। देखिए सिचुएशन क्या है, कुल मिला के आप ऐसे समझो कि पहले कहानी ये थी कि ये बुलेट सेम मास की है, यहां से ये फिक्स है, ये आके लग जाती है। जब फाइनली ये बुलेट आके लग गई तो ये बुलेट इसके अंदर ही है अब, और ये घूम रहा है मान लो ओमेगा से, यहां से फिक्स्ड है। ठीक है क्या? तो कुछ नहीं, सीधा लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम एल क्या होता है, आई ओमेगा के बराबर। एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा, एंगुलर मोमेंटम लिख लो इनिशियल और फाइनल सिचुएशन में। इनिशियल में बोलो, इनिशियल क्या होगा, एम वी आर, एम वी बोलो, बुलेट का लिख रहे हैं ना, डिस्टेंस कहां पे लगेगा, एक्स। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले रॉड का लिखो, एम एल स्क्वायर बाय 3 प्लस अभी बुलेट का एम एक्स स्क्वायर इंटू ओमेगा। क्या कर दिया मैंने, पहले एंगुलर मोमेंटम लिख दिया, बाद में एंगुलर मोमेंटम लिख दिया, बराबर तो होंगे। चलिए ओमेगा निकाल लेते हैं यहां से, क्या हो गया ये, एम वी एक्स डिवाइडेड बाय एम एल स्क्वायर बाय 3 प्लस एम एक्स स्क्वायर। एम ने एम को मार दिया, पहली बात तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3vx बन जाएगा डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। कोई ऑप्शन बन रहा है जी, ए ऑप्शन बन रहा है। समझ में आया क्या? दिस इज हाउ इट इज। अच्छा, अब मुझे ओमेगा मैक्सिमम निकालना है, तो ओमेगा मैक्सिमम के लिए मैं क्या काम करता हूं यार, मैं जब मुझे ओमेगा लिख रहा है और ओमेगा मैक्स निकालना है तो मुझे पता है कि डिफरेंशिएट करके क्या मार देते हैं हम, 0 कर देते हैं। डिफरेंशिएट करके 0 करते हैं तो हमें यह पता लगता है कि ये वैल्यू मैक्सिमम भी हो सकती है, मिनिमम भी। बट अगर सवाल में उसके बाद क्या करते हैं, डबल डेरिवेटिव टेस्ट पे जाते हैं। कभी भी किसी का भी मैक्सिमा या मिनिमम फंक्शन निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, 2 डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं। सबसे पहले उसको एक बार डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर करते हैं, तो वो वैल्यू पे या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम। मैक्सिमम और मिनिमम की कंफर्मेशन के लिए हम डबल डेरिवेटिव पे जाते हैं। अगर उसका डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो वो मैक्सिमा, पॉजिटिव आता है तो वो मिनिमा। लेकिन यहां पर सवाल में बोला ही मैक्सिमम है तो सिंगल डेरिवेटिव निकाल के ही कर दो, टाइम बचता है और मैक्सिमम ही आता है वो। बात समझ में आ रही है? तो एक बार हम इसे डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर कर देंगे। देखिए डी ओमेगा बाय डी एक्स बराबर 0। उस वाले एक्स पर क्या होगा, ओमेगा मैक्सिमम होगा, तो पहले तो वो एक्स निकलेगा, फिर उसको पुट करेंगे तो ओमेगा निकल जाएगा। जल्दी से करते हैं इसको डिफरेंशिएट। मैं कैसे करता हूं, इसको मैं फर्स्ट फंक्शन मानता हूं, इसको सेकंड फंक्शन। अब देखो डिनोमिनेटर में ना हम क्या करेंगे, इनको प्रोडक्ट के हिसाब से मानेंगे और सॉल्व कर देंगे। तो देखो कैसे करते हैं, एक फंक्शन में मानूंगा 3vx और दूसरा फंक्शन में मानूंगा 1/l स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। और इसको कैसे करूंगा, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन और सॉल्व कर देंगे। देखो सबसे पहले इसको कर देता हूं मैं 3v, इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो सेकंड एज इट इज l स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। अब फर्स्ट वाला एज इट इज प्लस 3vx, सेकंड का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, l स्क्वायर
प्लस 3x² का होल स्क्वायर विद नेगेटिव साइन। तो यहां पर साइन जो है वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव। यहां पर साइन बन जाएगा नेगेटिव का, ठीक है क्या। अब चेन रूल से इसको डिफरेंशिएट करेंगे 3x² को, तो वो कितना बन जाएगा 6x। क्लियर है क्या, इस तरह की कुछ सिचुएशन बन रही है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, वो उधर चला जाएगा, नीचे बन जाएगा l² प्लस 3x² का होल स्क्वायर। इन्हीं को इक्वेट करके 0 कर देता हूं तो बेसिकली कितना हो जाएगा, देखो 3v l² प्लस 3x² इज इक्वल्स टू, तुम समझ रहे हो ना क्या, मैंने एलसीएम लिया, ये वाली क्वांटिटी उधर चली गई, नीचे की क्वांटिटी एज इट इज, ऊपर वाले को 0 कर देंगे क्योंकि बीच में नेगेटिव साइन है, वो कर रहा हूं मैं, है ना। तो बेसिकली ये कितना बना 18vx²। ये देखो कितना हो जाएगा 3vl² प्लस 9vx² बराबर 18vx²। तो ये बेसिकली कितना हो गया, v मर गए, ये इधर आएगा तो 9 बनेगा। तो x का वैल्यू कितना बन गया, बेसिकली 3 ने मार दिया 3 बार, x का वैल्यू बन गया l/√3। तो इस l के लिए ओमेगा मैक्सिमम होगा, मतलब सी ऑप्शन भी सही है। अब वो ओमेगा मैक्सिमम कितना होगा, इतना ही होगा क्या, पुट कर लो, इसको ओमेगा में पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। देखो ओमेगा मैक्स निकालते हैं, ओमेगा मैक्स 3v, x का वैल्यू कितना l/√3 डिवाइडेड बाय l² प्लस 3 l/√3, मतलब l²/3 के बराबर। ये कितना हो गया 2l², √3 ने इसको मार दिया √3 टाइम्स, तो √3vl/2l², इसने इसको मार दिया √3v/2l। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया क्या, इस तरह से ऑपरेट करना था बेसिकली। ओमेगा xm और xl, xm x ओमेगा m और ओमेगा की वैल्यूज आ गई। बेसिकली मोमेंटम पहले और बाद में लिखना आना चाहिए आपको। रोटेशन का सवाल, मोमेंटम का सवाल, एंगुलर मोमेंटम का सवाल, ठीक है क्या, और मैक्सिमा मिनिमा भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट था, बट मॉडरेट सवाल था, किया जा सकता था, ठीक है। तो इसे लिख लीजिए प्रॉपर्ली, फिर आगे बढ़ते हैं। Now in this question we have an X-ray tube where electrons are emitted from the hot filament cathode carrying a current I. तो I current है filament की, जिसमें they hit the target anode at a distance small d from the cathode. The target is kept at a potential V higher, तो कुछ accelerating potential है V higher than the cathode resulting in emission of continuous and characteristic X-rays. तो continuous और characteristic दोनों तरह की X-ray निकल रही है। If the filament current is I is decreased to half to the और potential difference is increased to 2V, तो करंट को हाफ कर दिया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दिया गया है। एंड द सेपरेशन जो है वो D से घटाकर D/2 कर दिया गया है। तो क्या क्या चेंजेस आएंगे ये पता लगाना है। द कट ऑफ वेवलेंथ विल रिड्यूस टू हाफ एंड द wavelengths of the characteristic X-rays will remain the same. The cutoff wavelength as well as wavelength of characteristic X-rays will remain same. The cutoff wavelength will reduce to half and its intensities of all the X-rays will decrease. And D, the cutoff wavelength will become 2 times larger and the intensity of X-rays will decrease. तो अब हमें डिफरेंट ऑप्शन में क्या हो रहा है ये पता लगाना है। सबसे पहले तो देखें एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल जब घटेगा तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, V से 2V हो रहा है, तो जो बम्बार्डेड इलेक्ट्रॉन है उनकी काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी तो जो मैक्सिमम एनर्जी वाला फोटोन एमिट होगा उसकी एनर्जी भी डबल हो जाएगी या वेवलेंथ हाफ हो जाएगा। पहले तो उस पार्ट को देखें, जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होता है लैम्डा TH इज इक्वल टू hc/EVA होता है। अब एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल जो है वो V से बढ़ाकर 2V कर दी गई है, तो लैम्डा TH जो है वो रिड्यूस हो जाएगा हाफ। तो लैम्डा TH डैश इज इक्वल टू हाफ ऑफ इनिशियल लैम्डा TH। तो लैम्डा TH आधा हो जाएगा कट ऑफ वेवलेंथ। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज जो होती है वो वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करती, वो टारगेट
एलिमेंट के एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं। अगर हम लैम्डा के अल्फ़ा की बात करें तो दिस इज़ 1216 एंगस्ट्रम अपॉन z माइनस 1 स्क्वायर। तो चूंकि z चेंज नहीं किया हमने, करंट और वोल्टेज को चेंज किया है, तो z चेंज नहीं किया है तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे की वेवलेंथ चेंज नहीं होगी। तो कट ऑफ वेवलेंथ जो है वो रिड्यूस टू हाफ हो जाएगी, जबकि कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे की वेवलेंथ जो है वो चेंज नहीं होगी, वो सेम रहेगी। यानी पहला ऑप्शन जो है वो सही है। अब यहाँ पर जो करंट डिक्रीज हुआ है, करंट इज नथिंग बट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ दोस इलेक्ट्रॉन्स। करंट आधा मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आधा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आधा यानी कोलिजन का रेट आधा, कोलिजन का रेट आधा, दैट लीड टू लेसर रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटॉन्स। तो फोटॉन कम निकलेंगे तो लाइट की जो इंटेंसिटी है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटॉन्स पे डिपेंड करती है। रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटॉन्स जो है वो रेट ऑफ इंसिडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है। रेट ऑफ इंसिडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो जो करंट है, प्लेट करंट, उस पर डिपेंड करती है। तो प्लेट करंट को हमने आधा किया है, रिड्यूस किया है हाफ में, तो इंटेंसिटी विल आल्सो रिड्यूस। तो यहाँ बाकी ऑप्शन में हम देखें सी में, द कट ऑफ वेवलेंथ विल रिड्यूस टू हाफ, वो जो सही है, एंड द इंटेंसिटीज ऑफ ऑल द एक्सरेज विल डिक्रीज। ऑल द एक्सरेज में हम कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज की बात नहीं कर सकते हैं, पर कंटिन्यूस एक्सरे की इंटेंसिटी जरूर डिक्रीज होगी। द कट ऑफ वेवलेंथ बिकम 2 टाइम्स, ये गलत है, एंड द इंटेंसिटी ऑफ ऑल द एक्सरेज विल डिक्रीज। तो चूंकि रेट ऑफ इंसिडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है, कोलिजन का रेट कम है, तो जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे है वो भी रिड्यूस होगी। कितनी रिड्यूस होगी दैट वी कैन नॉट से, बट ओवरऑल जो है वो डिक्रीज करेगी। तो कट ऑफ वेवलेंथ विल रिड्यूस टू हाफ एंड इंटेंसिटीज ऑफ ऑल एक्सरेज विल डिक्रीज। तो ये सी ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दो आइडेंटिकल नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर्स हैं ऑफ सेम मास एंड चार्ज, उनका मास और चार्ज सेम है, सस्पेंडेड इन एयर फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय 2 नॉन कंडक्टिंग मासलेस स्ट्रिंग्स। तो सेम पॉइंट से दो स्फीयर हैंग कर रहा है जिनका मास और चार्ज सेम है, और एट इक्विलिब्रियम द एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग्स इज अल्फा। तो स्ट्रिंग के बीच में एंगल जो है वो अल्फा है, यानी ऐसे कुछ हैंग कर रहे हैं, दो आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, अल्फा एंगल है स्ट्रिंग के बीच में, इनका मास और चार्ज जो है दोनों का आइडेंटिकल है। The spheres are now immersed in a dielectric liquid of density 800 kg per meter cube। एक डायलेक्ट्रिक में इसको डुबो दिया गया है। The dielectric constant given है 21 है। If the angle between the string remains the same after the immersion, इसको डालने के बाद भी जो एंगल है वो चेंज नहीं हुआ है, तो अब हमें चेक करना है। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द स्फीयर्स रिमेन्स अनचेंज, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द स्फीयर्स रिड्यूसेस, मास डेंसिटी ऑफ स्फीयर कितना है ये चेक करना है, और टेंशन इन द स्ट्रिंग होल्डिंग द स्फीयर्स रिमेन्स अनचेंज्ड। तो ये सारी चीज़ें अब हमें चेक करनी हैं। तो देखिए कैसे हम इसे फाइंड आउट करेंगे। तो दो आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, हैंग कर रहे हैं, ये एंगल अल्फा है, इनके बीच में सेपरेशन कुछ आर मान लेते हैं। मैं एक स्फीयर पे जो फोर्स लग रहा है उसकी बात कर रहा हूँ पहले। तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो Q इंटू ई एक फोर्स लग रहा है, दूसरा mg लग रहा है, तीसरा इस पे कुछ टेंशन है T1, वर्टिकल के साथ ये एंगल कुछ अल्फा बाई 2, तो ये एंगल अल्फा बाई 2 है। तो इक्विलिब्रियम में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस हम बैलेंस करें, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस में अगर बैलेंस करूं तो T1 साइन अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू QE है, और T1 कॉस अल्फा बाई 2 ये mg के बराबर है, या mg को मैं W कह दूं,
और इस QE को मैं इलेक्ट्रिक फोर्स F कह दूं, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ tan अल्फा इज इक्वल टू F/W। ये अपना पहला इक्वेशन है। अब इस पूरे सिस्टम को क्या किया गया है, एक लिक्विड में इमर्ज कर दिया गया है, डाइलेक्ट्रिक लिक्विड में इसे इमर्ज कर दिया गया है। अब ये पूरा सिस्टम जो है ये लिक्विड में इमर्ज कर दिया गया है, तो क्या चेंजेस होंगे? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस मीडियम का मैं K मान लूँ, तो जो फोर्स है नेट फोर्स वो रिड्यूस होके QE/K हो जाएगा। एक इस लिक्विड की वजह से अपथ्रस्ट लगेगा, कुछ फोर्स ऑफ बॉयंसी B लगेगी। ये टेंशन कुछ T1 की बजाय अब T2 होगा। तो यहाँ पर फिर से चूँकि एंगल चेंज नहीं हुआ है, तो हम इसे लिख सकते हैं T2 sin α/2 इज इक्वल टू F/K, और T2 cos α/2 को हम लिख सकते हैं W-B। तो यहाँ से tan α/2, ये पहले वाला भी α/2 है, tan α/2 इज इक्वल टू F/KW-B है। ठीक है, इन दोनों सिचुएशन में जो एंगल है वो चेंज नहीं हुआ है, पर टेंशन ऑब्वियसली चेंज हुआ है। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग होल्डिंग द स्फीयर रिमेन्स अनचेंज्ड, ये गलत है, ये पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रिक फोर्सेस बिटवीन द स्फीयर्स रिमेन्स अनचेंज्ड, ऑब्वियसली स्फीयर के बीच में डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ है, डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ है, इनका चार्ज चेंज नहीं हुआ है। तो कूलम्स लॉ जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम है। तो दो चार्जेस के बीच में अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड और सेपरेशन चेंज नहीं होता है तो फोर्स अनचेंज रहता है। तो पहला ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन अगर सही है तो दूसरा ऑप्शन भी गलत है। नेट फोर्स जरूर रिड्यूस हो रहा है, लेकिन स्फीयर्स के बीच में जो फोर्स है वो रिड्यूस नहीं हो रहा है। मास डेंसिटी अब कितनी होगी ये हमें पता लगाना है। तो इक्वेशन 1 और 2 से अगर हम लिखें तो F/W इज इक्वल टू F/KW-B। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ K इज इक्वल टू W/W-B। अब ये स्फीयर का वॉल्यूम जो है वो तो फिक्स है, तो वेट जो होगा दैट इज इक्वल टू स्फीयर की डेंसिटी अगर मैं रो मान लूँ तो V/ρg। लिक्विड की डेंसिटी मैं सिग्मा कहूँ तो दिस इज V∑G, दिस इज इक्वल टू ρ/ρ माइनस सिग्मा। इस K की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, K की वैल्यू गिवन है 21। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ρ इज इक्वल टू 21 ρ माइनस 21 सिग्मा, या यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 21 सिग्मा इज इक्वल टू 20 ρ, और ρ इज इक्वल टू 21/20 सिग्मा। ये स्फीयर की डेंसिटी है। लिक्विड की डेंसिटी गिवन है 800 kg/m³, तो 21/20 इंटू 800 दैट इज 800/20, ये 40 इंटू 21 यानी 840 kg/m³। ये इस स्फीयर के मटेरियल की डेंसिटी है। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टार्टिंग एट T इज इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल स्टार्ट करता है। अब पार्टिकल फॉलोज अ टू डायमेंशनल ट्रैजेक्टरी को फॉलो करता है XY प्लेन में, और इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू x²/2। बेसिकली किसका सवाल? 2D का सवाल, 2D मोशन जो हम पढ़ते हैं बेसिकली उसका सवाल। x और y कंपोनेंट और एक्सेलरेशन इतने इतने वेलोसिटीज इतने इतने हैं, और फिर जैसे जैसे कहानी है वैसे वैसे प्रोसीड करना है। ठीक है क्या? 2 डायमेंशन का सवाल है बेसिकली काइनेमैटिक्स का। एक बार हम ड्रॉ करते हैं और देखते हैं, ऑप्शंस के हिसाब से फॉरवर्ड करेंगे कैसे। देखो सबसे पहले तो y इज इक्वल्स टू x² ड्रॉ करूं। कैसा ड्रॉ होगा? y इज इक्वल्स टू x² कुछ ऐसा ड्रॉ होता है। देखो इस टाइप का पैराबोला बनता है।
ऐसा दे रखा है, देखो t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल ओरिजिन पर है, मतलब यहां पर समय शून्य पे पार्टिकल यहां, और उसकी रफ्तार जो है x में वो 1 मीटर पर सेकेंड है। इतनी बात तो पहले दे ही रखी है। इस टाइप की ट्रैजेक्टरी को वो फॉलो करता है, इसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 है। ये बात तो मुझे पता लग गई, ठीक है। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशंस की बात है तो वहां तक पहुंचना पड़ेगा, पहुंचने का तरीका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2, एक बार डिफरेंशिएट किया dy बाय dt, टाइम के रेस्पेक्ट में हो गया 2x बाय 2 dx बाय dt। इस इक्वेशन को अच्छे से लिख लो, vy इज इक्वल टू x ऑफ vx, ये वेलोसिटी में रिलेशन आ गया। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो, एक बार और डिफरेंशिएट कर d ऑफ vy बाय dt। इसको कैसे करोगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, पहले x को डिफरेंशिएट कर लो, ये वैसे भी dx बाय dt लिखा हुआ है, तो x को करेंगे तो dx बाय dt, तो कितना हो जाएगा, ये vx स्क्वायर बन जाएगा, प्लस x को किया था, आप किसको करो, vx को कर लो, तो बेसिकली x एज इट इज, और vx को करेंगे तो dvx बाय dt। तो ये देखो क्या बन जाएगा, ay इज इक्वल टू vx स्क्वायर प्लस x ऑफ ax। ये दूसरी कहानी बन गई, ये वेलोसिटी की इक्वेशन, ये एक्सेलरेशन की इक्वेशन। क्लियर है? चलिए अब ऑप्शंस के हिसाब से देखते हैं। ax is equals to 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर implies that when the particle is at origin, मतलब पार्टिकल जब ओरिजिन पर होगा तो ay का वैल्यू 1 होगा। मेरी बात समझो कि पार्टिकल जब ओरिजिन पे होगा, पार्टिकल ओरिजिन पे होगा तो वेलोसिटी कितनी है, 1 का स्क्वायर प्लस x इंटू ax। ओरिजिन का मतलब x का वैल्यू कितना, 0 इंटू ax। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो ax है इसका वैल्यू कुछ भी हो, ay का वैल्यू तो हमेशा 1 ही आएगा ना, तो ax बराबर 1 ये इंप्लाई थोड़ी कर रहा है कि ay 1, ax का तो कुछ भी वैल्यू 1 ही आएगा। अगर ओरिजिन पर है तो x 0, तो इस टर्म का तो कोई मतलब ही नहीं रहा ना, तो ax का 1 होना जरूरी नहीं है ay के 1 होने के लिए, तो फर्स्ट वाला गलत है। समझ में आया क्या? चलिए अब b वाला चेक करते हैं। b वाला ये बोल रहा है कि अगर ax का वैल्यू 0 है तो ay में ax का वैल्यू 0 पुट कर दो, तो अगर ay का वैल्यू 0 पुट कर दिया तो vx स्क्वायर, और vx स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, मतलब ये 1 का स्क्वायर प्लस x इंटू 0, ये क्या है, हमेशा 1, हाँ हमेशा 1 आया, तो ये b करेक्ट हो। समझ में आ रहा है क्या? अगर ax 0 है तो ay हमेशा 1 ही आएगा, क्योंकि vx का वैल्यू कितना है, 1। और समय के साथ क्या ये बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने ax 0 कर दिया तो वेलोसिटी x दिशा में क्या हो गई, कांस्टेंट, और अगर वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू 1 थी शुरू में, तो हमेशा कितनी रहेगी, 1 ही रहेगी, और 1 ही रहेगी तो ay का वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगा, हमेशा हमेशा, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, एट t is equals to 0 द पार्टिकल वेलोसिटी पॉइंट इन x डायरेक्शन। पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है वो जब मान लो कोई पार्टिकल किसी कर्व को फॉलो कर रहा है तो हमेशा क्या होती है, टैंजेंट टू द कर्व। इस कर्व पे ओरिजिन पे टैंजेंट मैंने बना रखा है, वैसे तो यही टैंजेंट बनेगा, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, x डायरेक्शन में होगी, हाँ बिल्कुल होगी, तो ऑप्शन सी भी करेक्ट है। अगर मैं डी ऑप्शन की बात करूं तो डी ऑप्शन क्या बोल रहा है, देखो ax is equals to 0 implies that at t is equals to 1 second the angle between the particle velocity and x axis is 45। अब ये क्या कहानी है वो हम देखते हैं, थोड़ा सा स्पेस लगेगा मुझे तो मैं उसे रब करूंगा, ठीक है क्या, इसी को रब कर दूंगा मैं और फिर बात करते हैं ना, तो मैं रब कर रहा हूं इसे। देखो क्या बोला गया कि ax जो है वो 0 है, मतलब vx जो है वो कांस्टेंट। अगर vx कांस्टेंट है तो बेसिकली अगर मुझे एंगल 45 चाहिए तो कुल मिला के ये कहानी होती है, ये vx होता है, ये vy होता है। अगर ये दोनों आपस में बराबर आ जाते हैं तो एंगल जो है वो कितना हो जाता है, अपने आप 45 मेंटेन हो जाता है। tan 45 इज इक्वल्स टू 1, मतलब vy बाय vx, तो मतलब vx बराबर vy, तो मतलब vy vx अगर बराबर आ जाए तो ये बात सही है, वरना ये बात सही नहीं है। वही कोशिश में लग रहे हैं हम, है ना। देखो अगर vx कांस्टेंट है तो vx की वैल्यू तो 1 हो गई यार, ये तो क्लियर है। vy जो है उसका इक्वेशन है x vx, x कहां से आएगा, बेसिकली x डिस्टेंस चलेगा vx इंटू t, vx का वैल्यू 1, t कितना है 1, तो x का वैल्यू भी कितना है 1, यहाँ पे पुट कर दो 1, vx का वैल्यू भी 1, तो vy भी कितना गया 1।
भाई एक्स दिशा में कितना चलेगा, vx इंटू टी तो चलेगा, तो vx का वैल्यू भी कितना 1, t का वैल्यू भी कितना 1, तो x का वैल्यू भी कितना आ गया 1 ही आ गया। उसको पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में, तो 1 इंटू 1 कितना आ गया 1, मतलब दोनों vx vy बराबर, मतलब एंगल कितना 45 मेंटेन्ड है। तो डी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे सवाल अप्रोच करना था। मॉडरेट सवाल है ये, सिंपल तो नहीं है, इट्स अ मॉडरेट क्वेश्चन, क्योंकि एक तो कर्व का इक्वेशन, जिन बच्चों को कर्व भी ड्रॉ करना नहीं आएगा वो तो बना ही नहीं पाएंगे पहली बात, और दूसरा कर्व ड्रॉ भी कर लोगे तो भी कहीं ना कहीं फंस सकते हैं इसमें, ए ऑप्शन में बेसिकली फंस सकते हैं, क्योंकि वो वैल्यू पुट करते तो सेम ही वैल्यू आती है ना, बट ऐसा नहीं है, उसी का मतलब वो नहीं, ठीक है क्या। तो इट्स अ मॉडरेट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ स्फेरिकल बबल इनसाइड वाटर हैज रेडियस आर, पानी के अंदर एक बबल है जिसका रेडियस आर दे रखा है, प्रेशर जो है वो बबल के अंदर पी नॉट लेना है, वाटर प्रेशर जो है वो पी नॉट है, बबल क्या होता है कंप्रेस हो जाता है एडियाबैटिकली मैनर में, उसका रेडियस आर माइनस ए हो जाता है, ठीक है क्या। तो आपको वर्क डन बताना है इस प्रोसेस में कितना होगा, वैल्यूज दे रखी है, तो वो एक्स का वैल्यू बताना है। देखो दिस इज द सिचुएशन, दिस इज हाउ इट इज सॉल्व्ड। देखो सिंपल सी बात है कि पानी के अंदर एक बबल है, जैसे मान लो पानी है और पानी के अंदर एक बबल है, ये मान लो पानी है, पानी के अंदर ही एक बबल है, इसका रेडियस पहले था आर, अब ये कंप्रेस होकर इसका रेडियस बेसिकली आर माइनस ए हो जाता है, ठीक है क्या। तो मुझे बेसिकली क्या निकालना था, वर्क डन निकालना था। वर्क डन मैं कैसे निकालूंगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना, जितना कंप्रेस हो गया है, तो वर्क कितना हो जाएगा, प्रेशर में डिफरेंस दैट इज पी नॉट इंटू एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, और कितना कंप्रेस हुआ, ए कंप्रेस हो गया, तो ये हो जाएगा पी नॉट 4 पाई आर स्क्वायर इंटू ए, दिस इज द वर्क डन, ठीक है क्या। बट एक्सप्रेशन में स्क्वायर ए पे लग रहा है आर की जगह, ठीक है क्या। तो ये क्वेश्चन में बेसिकली आर पे स्क्वायर होना चाहिए था, ए पर दे रखा है इन लोगों ने, तो ये बेसिकली एक्सप्रेशन ही नहीं बन रहा है वो वाला, ठीक है क्या। अगर मान लो आर पर स्क्वायर होता तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाता, अगर हम ऐसे मान के कर लें कि मान लो आर पर स्क्वायर था वो गलती से हो गया तो एक्स का वैल्यू तब 1 हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं दिया हुआ है तो ये सवाल बोनस होगा या तो, ठीक है। आर पर स्क्वायर होना चाहिए था एक ही जगह, वो एक्सप्रेशन ही नहीं आ रहा है, क्लियर है। सो दिस इज हाउ इट इज। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक बैलेंस टू स्टोन ब्रिज है, द वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस गिवन है, यहाँ पर 50 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है। अब यहाँ पर जो R3 रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्टेंस गिवन है R3, इसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट गिवन है 0.304 पर डिग्री सेंटीग्रेड, और टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड रेज किया गया है। तो टेम्परेचर रेज किया गया है तो इसका रेजिस्टेंस चेंज होगा, बाकियों का रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। रेजिस्टेंस चेंज होगा तो ये जो ब्रिज है ये और बैलेंस नहीं रहेगी, बैलेंस नहीं रहेगी तो ये एस और टी सेम पोटेंशियल पे नहीं होंगे, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये अब हम फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर सिचुएशन को देखें कि ये रेजिस्टेंस कितना हुआ है चेंज होके। तो R3 डैश में अगर लिखूँ, R3 डैश इज इक्वल टू R3 गिवन है 300 इंटू 1 प्लस 0.304 इंटू 100, तो दिस कम्स आउट टू बी 312 ओम। तो अब 300 ओम से चेंज होके ये 312 ओम हो चुका है। इस बैटरी की वजह से मैं इधर करंट मान लो कुछ I1 है और इधर कुछ करंट I2 है, तो I1 I2 की वैल्यू अगर मैं अब लिखता हूँ तो I1 इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस 50 है, टोटल रेजिस्टेंस 312 प्लस 60 दैट इज 372 है, और I2 की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू 50 वोल्ट की बैटरी है और रेजिस्टेंस जो है 100 और 500 दैट इज 600 ओम। तो ये I1 I2 की वैल्यू है। अब मैं अगर S और T के पोटेंशियल की बात करूं, यहाँ से Q पॉइंट से Q को 0 पोटेंशियल पे मान लूँ,
P को 50 वोल्ट पे मान लूँ, तो यहाँ से मैं S चलूँ और यहाँ से अगर T चलूँ तो मैं लिख सकता हूँ Vs माइनस VT। यहाँ पर पोटेंशियल की बात अगर मैं लिखूँ तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 312 I1 माइनस 500 I2। इन वैल्यूज़ को अब हम पुट कर दें, 312 अपॉन 372 इंटू 50 माइनस 500 बाई 600 इंटू 50। अब इन वैल्यूज़ को अगर हम सॉल्व आउट कर लें तो इट कम्स आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली 0.27 वोल्ट। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आएगा S और T के बिटवीन। अब इस क्वेश्चन में दो कैपेसिटर हैं, कैपेसिटीज उनकी गिवन है, उनमें कुछ एरर भी है, प्लस माइनस 10 पिकोफैराड और 15 पिकोफैराड का, और उनको सीरीज में कनेक्ट किया गया है, और इनके अक्रॉस जो वोल्टेज अप्लाई किया गया है उसकी भी कुछ वैल्यू है। द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन दिस कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, ये कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है तो कुछ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा और उसमें भी कुछ एरर की कंडीशन रहेगी, वो हमें फाइंड आउट करना है। और उसके बाद एनर्जी जो कैपेसिटेंस और पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंडेंट है उस पे कैसे डिपेंड करेगी ये हम फाइंड आउट करते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है दैट इज 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। इस इक्वेशन को अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हम लिख सकते हैं माइनस DC/C स्क्वायर इज इक्वल टू DC1/C1 स्क्वायर माइनस DC2/C2 स्क्वायर। तो यहाँ से अब हम वैल्यूज़ अगर लिखें तो डेल्टा C विल बी इक्वल टू C स्क्वायर डेल्टा C1/C1 स्क्वायर प्लस डेल्टा C2/C2 स्क्वायर, ये वैल्यू होगी। अब यहाँ पर जो वैल्यूज़ गिवन है उसके अकॉर्डिंग देखें, C की वैल्यू हमें मिल जाएगी C1 C2/C1 प्लस C2, तो 2000 इंटू 3000 बाई इनका सम 5000, तो ये हो गया 1200 पिकोफैरड। ये C1 C2/C1 प्लस C2 की वैल्यू है, तो यहाँ पर लिखूँ 1200 स्क्वायर, डेल्टा C1 जो है वो 10 है, 10/2000 का स्क्वायर प्लस डेल्टा C2 जो है वो 15 पिकोफैरड है अपॉन 3000 का स्क्वायर। इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं, इस वैल्यूज़ को अगर हम कैलकुलेट करें इट कम्स आउट टू बी 6 पिकोफैरड। यानी जो कैपेसिटेंस कॉम्बिनेशन का बना है उसको मैं अगर लिखूँ C डैश दैट इज इक्वल टू 1200 पिकोफैरड प्लस माइनस 6 पिकोफैरड, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब एनर्जी स्टोर्ड जो है कैपेसिटर में E इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर है। अब अगर मैं इसे यूज़ करूँ डिफ्रेंशिएट करके तो DE/E इज इक्वल टू DC/C प्लस V स्क्वायर की वैल्यू 2dV/V। तो यहाँ से डेल्टा E/E इज इक्वल टू डेल्टा C/C प्लस 2 डेल्टा V/V है। इसको अगर मुझे परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100% और करूँगा, तो इसको इंटू 100% और करें तो यहाँ पर अब हम वैल्यूज़ पुट करें। डेल्टा C जो कैलकुलेट किया वो 6 पिकोफैरड अपॉन 1200 प्लस 2 इंटू यहाँ पर डेल्टा V जो है वो 0.02 है, 0.02 और V की वैल्यू 5.00 है,
इंटू 100%। अब यहाँ पर इन वैल्यूज़ को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने के बाद इट कम्स आउट टू बी 1.3%। तो एनर्जी कैलकुलेशन में जो परसेंटेज का चेंज है दैट इज 1.3%। एक क्यूबिकल सॉलिड एल्यूमिनियम है जिसका बल्क मॉडुलस दे रखा है -VdP/dV इज इक्वल्स टू 70 GPa गीगा पास्कल। दैट मीन्स क्या होता है गीगा पास्कल? 10 की पावर 9 इज द गीगा पास्कल, है ना? 10 की पावर 9 इज द गीगा पास्कल। ब्लॉक हैज एन एज ऑफ लेंथ, उसकी एज का लेंथ जो है वो 1 मीटर है सरफेस पर, अर्थ की सरफेस पर। इट इज केप्ट ऑन द फ्लोर ऑफ 5 किलोमीटर डीप ओशन, मतलब 5 किलोमीटर ओशन के अंदर रखा हुआ है क्यूबिकल सॉलिड एल्यूमिनियम ब्लॉक। ठीक है। टेकिंग एवरेज डेंसिटी ऑफ वाटर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द चेंज इन द एज लेंथ, की एज की लेंथ में कितना चेंज आएगा वो हमें निकालना है इस सवाल में। बल्क मॉडुलस का सवाल है बेसिकली। ठीक है क्या? प्रेशर में जो चेंज का फॉर्मूला है उससे निकलेगा। देखो कैसे, कौन से टॉपिक का? बल्क मॉडुलस का सवाल। कैसा सवाल? सिंपल सवाल बोल सकते हैं इसको। देखो, dp is equals to minus beta dv by v, we all know this equation। ये बेसिकली कहां से है? ये बल्क मॉडुलस की इक्वेशन है। पार्शियल प्रेशर को डिफाइन करते हैं, बल्क मॉडुलस की डेफिनेशन होती है। ठीक है क्या? अब अगर मैं यहां से, आप ऐसे समझो कि मुझे ये बोला गया है कि एक क्यूबिकल बॉक्स है बेसिकली, वो क्यूबिकल बॉक्स ओशियन में 5 किलोमीटर नीचे रखा हुआ है। तो 5 किलोमीटर नीचे जब वो रखा हुआ है तो आपको बताना है बेसिकली कि एज की लेंथ में कितना चेंज। अच्छा, इसका वॉल्यूम जो है वो कितना होगा? लेंथ का क्यूब होगा। तो डीवी अगर मैं लिखूं तो वो हो जाएगा 3L स्क्वायर इंटू DL, होगा नहीं होगा? और dv बाय v अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा 3L स्क्वायर बाय L क्यूब इंटू DL, दैट इज 3 बाय L इंटू DL। वहां पर पुट कर देंगे तो जो dp है वो बेसिकली हो जाएगा माइनस बीटा 3dl बाय L के बराबर। अच्छा, जो dp है वो प्रेशर है जब वो ब्लॉक जो है वो कितना नीचे है? 5 किलोमीटर। तो उसकी हाइट जो है वो 5 किलोमीटर है, वो हो जाएगा रो जी एच इज इक्वल्स टू माइनस बीटा 3 बाय एल इंटू DL। मुझे निकालना क्या है? DL, चेंज इन लेंथ। तो कितना हो जाएगा ये? रो जी एच इंटू एल डिवाइडेड बाय 3 इंटू बीटा। नेगेटिव इंडिकेट्स लेंथ में चेंज। रो का वैल्यू कितना दे रखा है? सब कुछ वैल्यू 1000, जी का वैल्यू 10, एच का वैल्यू 5000। मीटर में लिखेंगे ना, 5 किलोमीटर मतलब, इनटू एल का वैल्यू कितना है? 1 मीटर इज द वैल्यू ऑफ एल डिवाइडेड बाय 3। और बीटा का वैल्यू कितना है? बीटा इज 70 गीगा पास्कल, मतलब 10 की पावर 9। इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 21, ऊपर बनेगा 5, तो ये बेसिकली बन जाएगा 5 बाय 21। टेन जीरोस 1 2 3 4 5 6 7, तो -3 बन जाएगा। और वैसे भी mm में चाहिए तो -3 हमको चाहिए। ये हो जाएगा 0.24 mm, अप्रोक्सीमेटली 0.238 आएगा वैल्यू। 21 से उसको करेंगे तो 50 ले लेंगे और सॉल्व करेंगे ना। 0.24 हमारा द आंसर विल बी 0.24, 2 डिजिट तक जो आंसर है। इस तरह से करना था। ठीक है क्या? स्टैंडर्ड सवाल है, ऐसे सवाल पहले भी पूछे गए, इसलिए इसे सिंपल सवाल है। ठीक है क्या? नोट कर लीजिए इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर सर्किट के दो पार्ट है, दो इंडक्टर्स लगे हुए हैं। एक लेफ्ट सर्किट है, उसका कुछ वोल्टेज गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है। एक राइट सर्किट है, उसका भी रेजिस्टेंस वोल्टेज गिवन है। अब हमें यहाँ पर द वैल्यूज ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर्स, रेजिस्टेंसेस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, इन दोनों की कपलिंग भी हो रखी है, तो इससे कुछ म्यूचुअल इंडक्टेंस भी गिवन है।
After both the switches are closed simultaneously, the total work done by the batteries against the induced EMF in the inductors by the time the current reaches their steady state. तो steady state तक पहुंचने से पहले तक पहुंचने तक बैटरीज ने कितना काम किया है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर स्विच क्लोज करने के बाद यहाँ करंट जो डेवलप होगी, करंट डेवलप होकर एक स्टेडी स्टेट में पहुँचेगी। स्टेडी स्टेट के करंट की वैल्यूज़ को अगर हम कैलकुलेट कर ले और उसके बाद इस कपलिंग को अगर हम यूज़ कर लें तो एनर्जी स्टोर्ड कितना होगा ये पता कर सकते हैं। और जितना एनर्जी स्टोर होगा उतने ही बैटरी वर्क की होगी। तो यहाँ पर अब हम इसे कैलकुलेट करें। यहाँ पर वोल्टेज V1 5 वोल्ट है, रेजिस्टेंस 5 ओम है। तो स्टेडी स्टेट करंट इसमें I1 जो है वो 5 वोल्ट बाई 5 ओम दैट इज़ इक्वल टू 1 एम्पियर, और इसमें जो करंट है स्टेडी स्टेट की I2 दैट इज़ 20 वोल्ट बाई 10 ओम दैट इज़ इक्वल टू 2 एम्पियर। तो लेफ्ट सर्किट में करंट जो फ्लो कर रही है वो कुछ एंटी क्लॉकवाइज 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है, और इसमें भी जो करंट फ्लो कर रही है वो एंटी क्लॉकवाइज है एंड दैट इज़ 2 एम्पियर। ये करंट फ्लो कर रही है। तो अब यहाँ पर जो एनर्जी की बात हो रही है जो स्टोर हो रही है उसमें U की वैल्यू स्टेडी स्टेट में दैट इज़ इक्वल टू हाफ L1 I1 स्क्वायर प्लस हाफ L2 I2 स्क्वायर, वो उनके सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से और म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से, प्लस M N2 I1 I2। अब जस्ट हमें वैल्यूज पुट करनी है। हाफ L1 की वैल्यू गिवन है 10 मिली हेनरी, 10 मिली हेनरी इंटू 1 एम्पियर स्क्वायर प्लस हाफ इंटू दूसरे की दी हुई है 20 मिली हेनरी, 20 मिली हेनरी इंटू 2 एम्पियर का स्क्वायर प्लस इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस गिवन है 5 मिली हेनरी इंटू 1 एम्पियर इंटू 2 एम्पियर। इन सबको अब हम अगर कैलकुलेट करें तो यहाँ से ये 10/2 5 यानी ये 5 मिली जूल प्लस यहाँ से 4 और इंटू 10 40 मिली जूल प्लस यहाँ से 10 मिली जूल, और तो टोटल जो है 40 प्लस 5 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 55 मिली जूल। दिस मच जो वहाँ पर एनर्जी स्टोर हो रही है दैट इज 55 मिली जूल है। हीट का सवाल, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का सवाल, बेसिकली हीट ट्रांसफर, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का सवाल। क्या बोला है सवाल में? एक कंटेनर लिया गया है जिसमें 1 kg वाटर भरा, आप ऐसे समझो एक बाल्टी है, बाल्टी में 1 किलो पानी भरा हुआ है, ठीक है क्या? उसे सनलाइट में रख दिया तो लाइट्स पड़ रही है और सन से जो बेसिकली कुछ एनर्जी आ रही है वो एनर्जी वो रिसीव कर रहा है पानी, है ना? पानी अब्सॉर्ब कर रहा है, सन से जो एनर्जी आ रही है वो 700 वाट पर मीटर स्क्वायर आ रही है। और वो जो बाल्टी है उसका एरिया भी दे रखा है हमको, इफेक्टिव एरिया जितना वो करता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को बेसिकली क्या मानना है? एप्लीकेबल मानना है। तो हमें निकालना है कि प्रेशर टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा। व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ वाटर एंड सराउंडिंग, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। ठीक है क्या? देखिए कैसे करेंगे। सिंपल सी कहानी है, पहले ड्रॉ कर लेते हैं कि कहानी क्या है, फिर बात करते हैं, है ना? देखो, जैसे मान लो कि ये बाल्टी है, इसमें पानी भरा हुआ है ऐसे, यहां पे सन है और सन रेज जो आ रही है वो बेसिकली कितनी एनर्जी ला रही पर मीटर स्क्वायर। लेकिन ये जो अब्सॉर्ब कर रहा है इसका एरिया दे रखा था हमको, वो एरिया दे रखा है कितना? 0.05 मीटर स्क्वायर। ठीक है क्या? तो पावर जो इंसिडेंट होगी, जितनी पावर इंसिडेंट होगी उतनी पावर ये क्या करेगा? एब्सॉर्ब भी करेगा। तो जो एब्सॉर्ब पावर इस पर जो एब्सॉर्ब करेगा इस एरिया पर, वो कितना करेगा? 700 इंटू 0.05 दैट इज 35 वाट। कितनी पावर अब्सॉर्ब करेगा? 35 वाट पावर अब्सॉर्ब करेगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या होता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बोलता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर माइनस dt बाई dt जो है वो k T फाइनल माइनस T इनिशियल के बराबर होगा। क्लियर है क्या?
ये बेसिकली न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग होता है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे m इंटू एस से, तो ms dt बाई dt इज इक्वल्स टू k डेल्टा t के बराबर। ये बेसिकली क्या हुआ, रेट ऑफ हीट फ्लो, हीट फ्लो का रेट है ये, किस रेट से हीट फ्लो कर रहा है, जितनी पावर इंसिडेंस है उसी रेट से क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है पर सेकेंड। तो अगर रेट ऑफ हीट फ्लो उसी रेट से कर रहा है तो ये वैल्यू कितनी आ गई 35 के बराबर, और अगर ये वैल्यू 35 के बराबर है तो बेसिकली 35 इज इक्वल्स टू k का वैल्यू हमें दे रखा है, द वैल्यू विल बी k का वैल्यू 0.001 डेल्टा t इंटू ms, m इंटू एस भी आएगा ना यहाँ पे, k ms डेल्टा t, m इंटू एस, मास कितना है 1 kg, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना है, s का वैल्यू 4200, तो जो डेल्टा t आएगा मेरा चेंज इन टेम्परेचर वो आ जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 4200 इंटू 0.001, ये आ गया 3 जीरो लग जाएंगी, 2 जीरो ने 2 जीरो को मार दिया, 350 बाय 42, इसको 7 से मार दो तो ये कितना हो जाएगा 50, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, कितना हो जाएगा ये 25 बाय 3, 8.33। तो जो चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी आएगा वो कितना आएगा 8.33 आएगा। दिस इज द क्वेश्चन। हीट ट्रांसफर का सवाल, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का सवाल, इजी सवाल, ठीक है क्या, इस तरह से इसे करना था। सो दिस इज द कंप्लीट डिस्कशन ऑफ योर पेपर 2 ऑफ मैकेनिक्स, वेव्स एंड हीट पोर्शन। ओके, गुड लक गाइस, टेक केयर, बाय बाय।